आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। वक्त है कहानी कुर्सी की का। हमारे साथ स्टूडियो में रोज की तरह खास मेहमान मौजूद हैं। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, चंद्रचूड़ सिंह जी और समीर चौगांवकर जी हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए सबसे पहले बात करेंगे कहानी कुर्सी की में राम मंदिर की। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी, एसआईटी इसकी जांच कर रही है और एसआईटी की जांच का 6वां दिन है। 15 दिन में एसआईटी को रिपोर्ट सीएम योगी को सौंपनी है। आज भी एसआईटी राम मंदिर के पदाधिकारियों से पूछताछ करेगी। कल अनिल मिश्रा से करीब 3 घंटे की पूछताछ हुई। एसआईटी ने पाया है कि राम मंदिर में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर का पालन नहीं किया गया। मंदिर में काम करने वाले लोगों को निश्चित जिम्मेदारी आधिकारिक रूप से नहीं दी गई थी, सिर्फ मौखिक आदेश चल रहे थे। अयोध्या के राम मंदिर चढ़ावा चोरी घोटाले में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव की गिरफ्तारी जल्द हो सकती है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय के करीबी सहयोगी टिन्नू यादव पर एसआईटी बड़े एक्शन की तैयारी में है। लवकुश मिश्रा पहले से एसआईटी की हिरासत में है। टिन्नू यादव पर राम मंदिर के दान पात्र और चढ़ावे से करोड़ों रुपए के गबन का आरोप लगा है। इस बीच एक और बड़ा आरोप सामने आया है जो लगाया गया है मंदिर निर्माण से जुड़े एक पूर्व इंजीनियर दीनानाथ वर्मा ने। दीनानाथ वर्मा का आरोप है कि चढ़ावे में चोरी का खेल तो अब शुरू हुआ है, लेकिन पैसों की हेराफेरी और कमीशन खोरी तो मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही शुरू हो गई थी। पूर्व इंजीनियर ने दावा किया है कि अनिल मिश्रा को मंदिर के वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी दी गई और अनिल मिश्रा ने हर काम में 40% कमीशन लेना शुरू कर दिया। बहुत बड़ी चोरी हुई है और दान पात्र की चोरी तो बहुत कम है। सबसे ज्यादा निर्माण कार्य में चोरी हुई है। पूरे मंदिर को लूट लिया गया है। मैं कह रहा हूं कि जो मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है उसकी शुरुआत से लेकर के और लास्ट तक लूट ही लूट हुई है। और इस लूट के सरगना थे अनिल मिश्रा, टिन्नू यादव, और धन जो लूटा गया है उसके सरदार थे आप बैंक के रत्नेश चतुर्वेदी। जब उसमें निर्माण कार्य शुरू हुआ तो जो मटेरियल खरीदारी होने लगी, तो जैसे लकड़ी का काम एक पंडित जी करते थे, वहां पे सरजू घाट के पास उनका कारखाना था लकड़ी का, वहां से वो बना के लाते थे, देते थे। उनसे रेट चंपत जी के सामने तय किया गया, रजिस्टर पर लिखा गया, दस्तखत हुए उनके मेरे, और जब बिल आया तो डेढ़ा आया। मैंने पंडित जी से पूछा कि पंडित जी ये बिल कैसे डेढ़ा हो गया, तो बताया कि वो वीरेंद्र बाबू जो कैशियर है उन्होंने बढ़वा दिया है। मैं ले गया चंपत जी के पास कि भाई साहब आपके सामने तो ये रेट तय हुआ था, रजिस्टर में लिखा है और बिल इतने का आया है। उन्होंने ये नहीं कहा कि इसको खत्म करो या क्या करो, उन्होंने कहा जाने दीजिए, बताया अयोध्या के लोग सब चोर हैं। देखिए, पूर्व इंजीनियर कह रहे हैं कि सब चोर हैं, सबने चोरी की है। चंदा का खेल तो अब सामने आया है। दरअसल चोरी तो बहुत पहले से ही शुरू हो गई है। बहुत गंभीर आरोप है, एसआईटी जांच कर रही है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम को देखकर हर्षवर्धन जी क्या कहा जा सकता है? सिर्फ यही कि राम नाम की लूट तो हमने सुना था, लेकिन ये तो राम के नाम पर चंदे की लूट, कमीशन की लूट, सब कुछ चल रहा था, खुलेआम चल रहा था राम मंदिर में। नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये एक तरह से हम कहें कि कई बार हम लोग बात करते हैं ना कि कैसे देश इतना पीछे रह गया। हमारे पास सब कुछ था, हम इतने क्षमतावान लोग हैं, इतने निर्दोष भाव से, इतने जिसको कहें कि अंदर के सब एक जो श्रेष्ठ भावना होती है उससे जाकर हम दान कर देते हैं, चंदा कर देते हैं। त्याग वाला समाज है और उसमें ऐसे भ्रष्ट, ऐसे नीच, ऐसे पापी, ऐसे कुकर्मी जब होते हैं तो इसीलिए समझ में आता है कि देश हम कहां खड़ा हुआ है। राम मंदिर से कोई चंदा चोरी कर सकता है? राम मंदिर में दिए गए दान में कोई गबन कर सकता है? ये तो कोई मतलब इसको कोड़ होगा ऐसे लोगों को। मैं बड़ा स्पष्टता से कोड़ होगा। अगर किसी भी तरह से इनको दंड नहीं मिला, ये एसआईटी नहीं दे, पुलिस नहीं दे, सरकार नहीं दे, कोई भी नहीं दे, तो भी इनको कोड़ होगा इन पापियों को। और आप जरा सोचिए, हम आप जो बात कर रहे हैं वो एकदम अलग है, थोड़ा सा अलग तरह से बात करते हैं। जो अयोध्या में लाइन में राम पथ पर खड़ा होता है, जो देश के किसी हिस्से से चलकर पहुंचता है, जिसके लिए ट्रेन का टिकट कटाना भी बड़ा संकट का काम होता है, जिसके लिए 739 का टिकट, 1235 का टिकट, 3000 का टिकट, और वो लाइन में खड़ा रहता है,
कोई वीआईपी नहीं लगाता, किसी को फोन नहीं करता, किसी जरिए से जल्दी नहीं जाता। 5 घंटे, 7 घंटे, 3 घंटे वो खड़ा हुआ और जाकर वो सिर्फ प्रभु राम के दर्शन करता, जो उसकी मुट्ठी में डाली। इन नीच लोगों ने उसका गबन कर लिया है, उसका हरण कर लिया है। मैं फिर कह रहा हूं, ये जो कुछ अभी हो रहा है, ये बिल्कुल हमें संतुष्ट नहीं कर रहा है। एक हिंदू के तौर पर, एक भारत के नागरिक के तौर पर, राम मंदिर को पूरी आस्था के साथ जीने के तौर पर हम तो शिलान्यास से पहले, शिलान्यास के बाद, लोकार्पण से पहले, लोकार्पण के बाद सब दर्शन किए। और मैं आपको बताऊं, मैं अपने मन की एक बात बताता हूं, मैं हनुमानगढ़ी के अलावा जाता नहीं था रामलला के दर्शन करने, क्योंकि सीखचों में राम पसंद नहीं थे। बाहर से जाकर हाथ जोड़कर चलाता था वो इलायची वाला प्रसाद। जब 19 वाला आ गया तो मैं पहली बार उस सीखचों में होते हुए गया और देख के लगा कि कैसी देश की राजनीति थी, कैसी घटिया राजनीति थी, कैसे घटिया राजनेता थे कि इस पर भी अदालत में गए। और इस देश के मुसलमान भी कैसे थे कि उन्होंने इस मामले पर भी इतनी लड़ाई लड़ी। लेकिन इस सब के बाद जो भव्य दिव्य राम मंदिर बना, अगर उसमें यह सब हो रहा है तो यह महापाप बर्दाश्त के काबिल नहीं है। और अभी तक जो कुछ भी कहा जा रहा है उस पर संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता। देखिए, तो आपकी हमारी भावनाएं, देश के करोड़ों हिंदुओं की भावनाएं, उन आस्थावान लोगों की भावनाएं हैं जो राम मंदिर जाते हैं आस्था के साथ। लेकिन यहां मैनेजमेंट पर सवाल है, यहां सरकार के रोल पर सवाल है, यहां उस कमेटी पर सवाल है, हर लेयर पर सवाल है कि आखिरकार वो कर क्या रहे थे। वो राम मंदिर जो कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा है, वो राम मंदिर जो कि हिंदुओं की आस्था है, जिसके लिए इतने वर्षों की लड़ाई लड़नी पड़ी, और जब भव्य राम मंदिर बना तो समीर जी ये करके दिखाया। ऐसे राम मंदिर हमने बनाया कि जहां हर लेवल पर आपने चोरी कर ली। जब राम मंदिर बन रहा था तब आप चोरी कर रहे थे, जमीन घोटाले के आरोप आप पर लग चुके हैं, और जब मंदिर बन गया, हिंदुओं ने आना शुरू किया, तो आप जो आस्था में चढ़ाया हुआ चंदा है उस पर भी डाका डाल रहे हैं। प्राची, सबसे बड़ा प्रश्न ये तो कि अभी तक श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भंग क्यों नहीं किया, उस ट्रस्ट को भंग क्यों नहीं किया गया अभी तक, इतनी बड़ी घटना घटने के बाद भी। और अभी तक वहाँ पर जो जिम्मेदार लोग बैठे थे, जिनके ऊपर जिम्मेदारी थी कि वहाँ पर व्यवस्था सुनिश्चित करे, सब ढंग से हो, ईमानदारी से काम हो, पारदर्शिता काम हो, कोई अनैतिक काम ना हो, कोई अधर्म का काम ना हो, कोई अनीति ना हो, उन लोगों ने अभी तक इस्तीफा क्यों नहीं दिया? ये वहाँ पर ऐसा कौन सा खोटा सिक्का है? राम मंदिर में कौन रावण बैठा हुआ है? ये लोग तो वही है, और उसी समय से चले आ रहे हैं। जब मुगलों ने आक्रमण किया तो जिन्होंने अपने देश से गद्दारी करके मुगलों का साथ दिया, जब अंग्रेज देश में आए तो जिन्होंने अपने देश के साथ गद्दारी करके अंग्रेजों का साथ दिया। ये वही लोग हैं कि जिन्होंने कोरोना के समय नकली वैक्सीन बनाने का काम किया। ये वही लोग हैं कि अब जब मंदिर बना तो मंदिर में जिस तरीके से दान की उन्होंने चोरी की, ये नियत की खोट है। ये जो रावण वहां बैठे हुए हर रूप में, किसी ना किसी रूप में, जिन्होंने समाज को खोखले करने का, लोगों की भावनाओं का करने का, लोगों की मजबूरी का, लोगों की भावनाओं को खरीदने का, बेचने का, उससे अपना आर्थिक हित साधने का काम किया, ये वही लोग वहां बैठे हुए। ठीक है, अब योगी आदित्यनाथ ने एसआईटी बना दी, लेकिन इस एसआईटी का क्या मतलब है कि जो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, और एसआईटी तो वैसे भी किसी रिटायर्ड जज के नेतृत्व में बनती है ना। 3 वर्किंग अधिकारी आपने एसआईटी में बना दिए, 6 दिन एसआईटी की जांच को हुए। एसआईटी ने अभी कोई सार्वजनिक बयान नहीं दिया, कोई गिरफ्तारी नहीं की, एसआईटी ने अभी तक कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब एफआईआर दर्ज नहीं है तो एसआईटी किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकती। आप लगातार पूछताछ कर रहे हो। योगी जी ने कहा है कि भाई 15 दिन में दूध का दूध पानी का पानी होगा, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम हुआ है कि अभी चंदे चोरी का आ रहा था, अब निर्माण का आ रहा है, कि निर्माण के समय से ये चला आ रहा है। एक संगठित गिरोह राम मंदिर के अंदर काम करता रहा। ये गिरोह वहां पर बैठा हुआ है जिसने पूरे प्रभु राम को के नाम पर जिसने चंदा लूटा। और मुझे लग रहा है कि ये पूरे हिंदुओं की आस्था के साथ नहीं, हर भारतीय नागरिक की आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। और जब भी राम मंदिर का नाम आएगा उस समय चंदा चोरी का जिक्र आएगा। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि 500 साल की तपस्या के बाद जो राम मंदिर बना, उसके साथ इस तरीके से लोग जुड़ गए कि जिन्होंने न राम को देखा, न लोगों की आस्थाओं को देखा, और अपने धर्म को बेचने का काम जिन लोगों ने किया, प्रभु राम को बेचने का काम किया। और अभी तक इस मामले में लेकर मुझे उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री मोदी का बयान आएगा। प्रधानमंत्री मोदी को इस पर बयान देना चाहिए था। इस मामले पर इतना आ गया है, प्रधानमंत्री मोदी को राष्ट्र के नाम संबोधन करना चाहिए था इस मामले को लेकर। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी, संघ प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी क्यों है इस मामले को लेकर? संघ के लोग वहां बैठे, मोहन भागवत को उसमें बयान देना चाहिए था। मोहन जी अगर नहीं दे रहे तो संघ के प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर का इसके संदर्भ में बयान आया। सबने अपनी चुनी हुई चुप्पी चुन ली है। पूरा देश देख रहा है कि जब बोलने की बारी थी तब सब चुप रहे। नहीं, अब तो सब कुछ एसआईटी पर छोड़ दिया है ना। आप जितने भी जिम्मेदार लोगों से बात करें वो सिर्फ एक ही रटा रटाया बयान देते हैं कि एसआईटी की जांच हमने दे तो दी है, एसआईटी जांच कर तो रही है, 15 दिन में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन विजय जी, इस बात का जवाब कौन देगा? ये सालों से हो कैसे रहा था? राम मंदिर में सब कुछ हो रहा था, आंखें बंद थी या जानबूझ के आंखें बंद कर ली थी? सब कुछ दिख रहा था या देखने की कोशिश कभी नहीं की गई?
प्राची जी, हर्ष जी ने जिस तरह से उसकी नैतिक और धार्मिक पहलू पर चर्चा की और उनकी जो व्यथा है ना, वो आमतौर पर इतना गुस्से में नहीं बोलते। वो व्यथा एक हिंदू की, एक भारतीय की, एक राम भक्त की है, लेकिन मैं उस पर नहीं जाता। वो तो है ही महत्वपूर्ण बात, आस्था की चोरी है, हम इसको कह रहे हैं, विश्वास की चोरी है, भरोसे की चोरी है। मैं इसके लीगल एंगल पर जाता हूँ। ये मंदिर उन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बना जो कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या वो सिर्फ नारा है? क्या वो सिर्फ नारा है जिस प्रधानमंत्री के नेतृत्व में उस मंदिर का निर्माण हुआ और वहाँ पर हर आदमी उसको पैसा खाने में लगा हुआ है, लूट करने में लगा हुआ है। और ये चर्चा पहले भी हुई थी, जब अयोध्या में मंदिर का निर्माण हो रहा था तब भी इस बात पर हुई थी कि ज़मीन को लेकर भी, खरीद फरोख्त को लेकर बहुत बड़ी बातें हुई थी। उससे पहले भी कई मामलों में मैं तो ये राम जन्मभूमि आंदोलन से 85 से करीब करीब जुड़ा हूँ और मैंने वो वाला मंदिर भी देखा जो मस्जिद वाले ढांचे में बना हुआ था, वहाँ से लेकर अभी तक। फिर और मैं तो वहाँ भी जाता रहा जहाँ जंगले में थे, जहाँ हर्ष जी नहीं गए, नेपाल में थे, टेंट में थे, वहाँ भी जाता रहा। फिर बनने का भी, और सारे वो कार सेवा भी मैंने देखे जब गोलियाँ चलाई गई कार सेवकों पर। लेकिन वो इशू अलग है। आज है लीगल इशू और अपराध का इशू कि क्या ये अपराध हुआ है कि नहीं हुआ। कौन इस सरकार में बैठा हुआ ये मान रहा है कि अपराध हुआ? कोई नहीं मान रहा। और चुप्पी का बात समीर जी ने बड़े अच्छे से जिक्र कर दी कि जितने लोगों को बोलना चाहिए था। उदय प्रकाश जी की कविता मुझे याद आती है कि मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं बोलता, मरा हुआ आदमी कुछ नहीं सुनता। और जब आदमी बोलता नहीं है, सुनता नहीं है, तो मर जाता है। समझे? तो यहाँ ये जो चुप्पी है बड़ी हैरानी वाली है। और वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनके लिए हम लगातार पिछले 7 साल से कहते रहे कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उनको सबसे बड़ा तमगा दिया जाता है कि लगातार वो लॉ एंड ऑर्डर पर काम करते हैं। यहाँ कहाँ लॉ एंड ऑर्डर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है? किसकी गिरफ्तारी हुई है? जिस मुख्यमंत्री के राज में 1 मिनट नहीं लगता गिरफ्तारी करने में, जिस मुख्यमंत्री के राज में 1 मिनट नहीं लगता अपराधियों के घरों पर बुलडोजर चलाने में। मैं बुलडोजर का विरोध करता रहा हूँ, लेकिन मैं उन मुख्यमंत्री जी का जिक्र कर रहा हूँ जो बुलडोजर चलाने में 1 मिनट नहीं लगा। क्या हो रहा है यहाँ पर? कुछ। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी कल आए वहाँ राम मंदिर में, और जो राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के महासचिव हैं चंपत राय जी, उनको दूर रखा गया उनके आदेश पर। तो इसका मतलब उनका इशारा भी तो कुछ होगा। और अगर वो जानते हैं मुख्यमंत्री, तो किसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है? मुझे नहीं पता कौन लोग शामिल हैं, नहीं है, लेकिन उस पर क्या कार्रवाई हो रही है? क्यों नृपेंद्र मिश्रा जी, जो प्रधानमंत्री जी के सबसे करीबी लोग रहे और श्री राम जन्मभूमि निर्माण समिति के अध्यक्ष रहे, उनको भेजा गया? क्या बचाव के लिए भेजा गया? सफाई के लिए भेजा गया? और ये मामला आप चुप रह जाएंगे, लोग तो चुप नहीं रहेंगे ना, लोग चुप नहीं रहेंगे। और कल भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि ये श्री राम मंदिर वो है जहां मर्यादा में श्री राम धोबी के कहने पर माँ सीता की अग्नि परीक्षा करते हैं। यहाँ तो हजारों लाखों लोग आपके पर संदेह कर रहे हैं और कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और वो लोग, और सर्टिफिकेट देने की जरूरत, मुझे हैरानी इस बात पर भी हो रही बहुत सारे। मैं सम्मान के साथ कह रहा हूँ कि हम कौन होते हैं चंपत राय जी को सर्टिफिकेट देने वाले कि वो अच्छे हैं खराब है? बिल्कुल ठीक है ना, वो अच्छे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा खराब है, लेकिन इस सर्टिफिकेट की क्यों जरूरत पड़ रही है? इस सब पर भी चर्चा होनी चाहिए। और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट को क्यों नहीं भंग किया गया? क्यों अभी तक बनाए रखा गया है? जो भी लोग हैं ऊपर से नीचे तक, क्यों नहीं बदला जा रहा उनको? सर, अभी तो छोटे छोटे किरदार हैं जिनके नाम हमारे सामने आ रहे हैं। और सब छोटे लोग हैं, उनको बचाने की बड़ी एक्सरसाइज है। ये सब छोड़ दें। देश में जिन तुलसी बाबा की वजह से राम घर घर में, राम हर जुबान पर, राम हर मस्तिष्क में, राम हर मन में, राम हर त्योहार में, राम हर विचार में, हर प्रकार से मौजूद हैं, उनकी कही चौपाई भी इन लोगों ने, इन पापियों ने एकदम से ध्वस्त कर दिया। वो तो कह रहे थे ना कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति नीति। कौन से धर्म का पालन हो रहा है? कौन सी नीति का पालन हो रहा है? और अगर इसके बावजूद कोई खड़ा होकर कहे कि नहीं नहीं, इस पर तो बात इसलिए नहीं करनी है क्योंकि पॉलिटिकल हो जाएगा। अरे जो पॉलिटिकल कर रहे होंगे उनको तो उसका दंड मिल ही रहा है, वो मिलेगा ही। लेकिन अगर इसकी बात नहीं होगी तो यकीन मानिए कोई भी आस्थावान हिंदू वो ईमानदार देश में नहीं रह जाएगा। इसकी बात करनी पड़ेगी, इसके पापियों को सजा दिलानी पड़ेगी। और मैं जिसको बार बार कहता हूं कि ये अगर कानून सजा नहीं देगा तो सजा तो मिलनी तय। कानून को भी करना पड़ेगा कि वो राम भक्त हैं, जो लोग कानून का एक तरह से जिनके ऊपर जिम्मा है, जिनके ऊपर ये सब कुछ। हम लोग तो बात कर ही रहे हैं, अपराधियों को पापी कहकर स्पेस नहीं देना चाहता, माफी चाहता हूं। मैं अपराधियों को पापी कहकर स्पेस नहीं देना चाहता कि पाप का जो फैसला होगा वो हो जाएगा।
उन्हें ये अभी व्यवस्था तो देश में कानून व्यवस्था का राज है। सर हम सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों को सवाल उठाकर उन पर काम करना चाहिए वो लोग तो काम करते हुए दिख नहीं रहे ना। आई वॉश लग रहा है नहीं SIT का नहीं, गठन कर। ऐसा नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि पिछले 3-4 दिन से 5 दिन से तो मैं ही देख रहा हूँ कि लगातार मीडिया में प्रश्न उठ रहे हैं। आप तो जरूर उठा रहे हैं, इंडिया टीवी इस प्रश्न को उठा रहा है, तो ये प्रश्न उठ रहा है, उसके उठने के बाद ही कई प्रकार के विचार आए। जहां तक सवाल हर्ष जी हैं, हमारे समीर जी हैं, विजय जी, सब सम्मानित लोग हैं और वरिष्ठ लोग हैं, और अगर इनकी भावनाएं, ये जो जिन भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं वो जन भावनाएं ही हैं, क्योंकि जन भावनाओं की अभिव्यक्ति हो रही है। रहा सवाल ट्रस्ट का, तो ये भी तय है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से बना, प्रधानमंत्री कार्यालय के सुपरविजन में बना, तो ये अपेक्षित है कि चूंकि हमारे प्रधानमंत्री माने जाते हैं इन चीजों के लिए, अपनी विश्वसनीयता के लिए माने जाते हैं, अपनी क्रेडिबिलिटी के लिए माने जाते हैं, तो ये भी प्रश्न उठ रहा है कि भाई उनकी क्यों नहीं, वो क्यों नहीं कुछ कह रहे हैं इस पे। लगातार पिछले कई दिनों से वो वैसे भी विदेश यात्रा पर हैं, आएंगे तो मेरा पूरा विश्वास है कि इस पर कुछ न कुछ उनकी तरफ से भी आएगा। सर उड़ीसा और बंगाल दौरे पर। हाँ, तो मतलब कहने का मतलब है कि वो उस पर बोलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रक्रियाएं चल रही हैं। प्रक्रियाओं की समाप्ति के बाद ही, देखिए ये समझ लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इसको पाप और पुण्य के रूप में हम देख सकते हैं, परंतु ये है चोरी, और चोरी पर भी ये अभी आरोप है, डकैती कह लीजिए, चोरी कर लीजिए, ये आरोप है। और सवाल ये है कि ये कहा जाता है कि भाई भले ही 100 बेनों किसी इनोसेंट आदमी पर कोई ऐसा आरोप, कोई दोषी ना हो जाए, तो इसलिए एक विधि सम्मत प्रक्रिया होती है, वो प्रक्रिया चल रही है। उस प्रक्रिया के सर आप नहीं चाशनी में लपेट के चाशनी में लपेट बचाने की कोशिश आप, मत कीजिए। अच्छा, ये तो फिर क्या हम, ये आरोप लग गए हैं, जांच हो रही है, SIT बन गई है, बिना जांच के अरे भाई उनको अभी साइड स्टेप ही तो कर सकते हो। कुछ पंक्तियां मैं बोल दूं, अब चूंकि प्रोफेसर साहब ने बोल दिया, आरोप भर नहीं है ना भाई। अब तो इसको योगी जी कह रहे हैं ना, अब तो SIT जांच कर रही है ना। अब तो नृपेंद्र मिश्रा ने इंटरव्यू देकर कहा ना कि निगरानी में गड़बड़ हुई, निगरानी शून्य थी, निष्ठा पर सवाल नहीं है। डाका पड़ा है, बोला अभी आरोप नहीं है, डाका पड़ा है। और मैं जो बार बार चोरी के साथ पाप शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, इसको गंभीरता से समझिए। चोरी तो कोई भी कहीं से पैसा चुरा लिया, उसके मन में विकृत विचार आया। राम मंदिर में दान जो जाता है, राम मंदिर में जो अपनी आस्था इस लिहाज से चढ़ाता है कि हमने ये अपनी अर्जित की हुई संपत्ति, अर्जित किया हुआ धन, अर्जित किया हुआ गहना दिया, हमको ईश्वर समृद्धि देंगे, ये हिंदू भाव को समझना बड़ा जरूरी। नहीं, ये सामान्य नहीं है। हर्ष जी, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं उस पर कहीं जा ही नहीं रहा हूं। मैं तो इसका जवाब दे रहा था कि जिनकी चुप्पी, जिस विशेष व्यक्तियों के लिए नाम लिया जा रहा था कि भाई श्रद्धेय मोहन भागवत जी का नाम लिया गया, इसमें प्रधानमंत्री मोदी जी का भी नाम लिया गया, मैं उसकी बात कह रहा हूं। देखिए, उस पर मैं कह रहा हूं कि उस पर वो क्या बोलेंगे, क्या नहीं बोलेंगे, या बोले कि नहीं बोले, इसको छोड़ दीजिए। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई, मैं एक लिमिटेड पॉइंट कह रहा था। एक आदमी की गिरफ्तारी हुई क्या? और मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि ये कौन सी जांच होगी कि जिनके रहते संदेह पैदा हुआ वो रह रहे हैं, उनको नहीं रहना चाहिए। एक लाइन की बात, बिल्कुल सही। और अगर इतनी सामान्य सी बात नहीं समझ में आ रही, और एक बात मैं और कह दूं, कई बार लगता है कि चलो हर चीज चलता रहेगा, धैर्य में हो जाएगा, छूट जाएगा, अरे फिर कुछ दिन बाद लोग भूल जाएंगे। ऐसा होता नहीं, ये उनसे ये भावनाओं पर चोट पहुंचती है, ये तो ऐसा नहीं होता, बहुत लंबे समय तक विद्यमान रहता है। ये उनसे अपेक्षित है कि वो वहां से फिलहाल अपने आप को साइड स्टेप कर लें। ये उनसे अपेक्षित है कि वो उस न्यास से क्या करेंगे जिनकी निगरानी में सब कुछ हो गया, उन्हें तो हटाना ही पड़ेगा, तब जाकर कोई बात बनेगी। और जैसे हम कह रहे हैं कि बातें भूली नहीं जाती हैं, कैसा ही मसला है रीनीट का, बच्चों के ट्रस्ट पर जिस तरीके से हमला हुआ या बच्चों के भविष्य पर जिस तरीके से हमला हुआ, उसे रीबिल्ड करने की कोशिश की जा रही है। कल को रीनीट का एग्जाम है, उससे पहले आज मॉक ड्रिल का बिगुल बज चुका है, ग्राउंड पर रियलिटी चेक हो रहा है। एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के लिए कल सबसे बड़ी अग्नि परीक्षा है, जिसको लेकर देश के 551 शहरों में मॉक ड्रिल का सायरन बजने जा रहा है। थोड़ी देर में एक साथ 5000 से ज्यादा सेंटर्स पर तैयारियों का सायरन बजने वाला है। सबसे बड़ा मॉक ड्रिल कंडक्ट किया जा रहा है। 2 से 2.5 लाख सुरक्षा कर्मी फुल प्रूफ सिक्योरिटी का मल्टी लेयर घेरा बनाकर युद्ध स्तर पर तैयार हैं। एनटीए की तरफ से अपॉइंट 674 सिटी कोऑर्डिनेटर और 6669 ऑब्जर्वर अभी से मैदान में उतर गए हैं। हर सेंटर पर जाकर सीसीटीवी कैमरा, जैमर की व्यवस्था, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन को लेकर तैयारियां चेक हो रही हैं।
22 लाख से ज्यादा छात्रों को एग्जाम दिलाने के लिए तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है। एयरफोर्स के MI-17 हेलीकॉप्टर सेंटर्स पर पेपर डिप्लॉय कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह से पेपर लीक के चांस की गुंजाइश ना रहे। पेपर को लेकर तैयारी युद्ध स्तर पर चल रही है। एग्जाम कल दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक रहेगा। जो 15 मिनट का टाइम है वो थोड़ा अलग से दिया गया, एक्स्ट्रा दिया गया है छात्रों को ताकि उनको परेशानी ना हो। लेकिन ये तमाम कवायदें, जो तमाम कोशिशें की जा रही हैं विजय जी, इसीलिए की जा रही हैं कि जो साख पर बट्टा लगा है वो दोबारा ना लग जाए। और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जिन छात्रों का भविष्य अधर में लटक जाता है वो फिर से ना लटके। कितनी बड़ी चुनौती है? बड़ी चुनौती है और सरकार ने तैयारी की है, ये भी अच्छी बात है। लेकिन जितनी तैयारी आपने बताई, जितनी तैयारी हो गई है, पेपर लीक तो इससे पहले हो गया था। पेपर लीक जहां हुआ है उसके बाद की तैयारी है ये सारी। तो सही बात। क्या पेपर सेंटर में लीक हुआ था क्या? पेपर लीक तो कहां हुआ था उसकी तैयारी मुझे नहीं समझ में आई है कि वो कैसे हो रहा है। असली मसला तो वो है भाई, ये जो सारी की मुझे तो लग ही नहीं रहा क्या वहां पर बच्चे लोग कॉपी कर रहे थे एक दूसरे के, ऐसा लीक हुआ था या किसी सेंटर पर लीक हुआ था। पेपर तो सेंटर पर आने से पहले लीक हुआ था। ये भी वही बात है, जड़ कहाँ है बीमारी की। अब कैसे, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा। मतलब हो सकता है ये सब ठीक है, इसकी भी जरूरत होगी कि करना चाहिए, लेकिन ये अपनी केवल इमेज मेकिंग प्रोसेस है। पेपर तो लीक यहां हुआ ही नहीं प्रभु, जहां पर आप इसको चेक कर रहे हो। पेपर लीक तो वहां हो गया था जहां से आप जांच तैयारियां शुरू कर रहे हो ये सुरक्षा की, बिल्कुल उससे पहले हो गया था। तो मुझे नहीं समझ में आ रहा कि आज उसको मानेंगे कि नहीं मानेंगे, उतना भरोसा रहेगा कि नहीं रहेगा। मुझे लगता है ये भी ठीक है, तैयारी ऐसी भी करनी चाहिए कि आगे ना हो कि केवल एक सिर्फ चीज, क्योंकि आप ये जो कह रहे हैं वो एकदम दुरुस्त बात है कि पेपर कहाँ लीक हुआ, लेकिन इस बार की परीक्षा में पेपर जहां लीक हुआ उसका भी बंदोबस्त हुआ। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ, वही कह रहा हूँ। ये जानना जरूरी। ये तो ठीक है कि ये इतने कड़े, ये भी ठीक है, इसका भी तो मैं, ये भी जरूरी है। टेलीग्राम को बंद कर दिया। नहीं, टेलीग्राम नहीं, इस बार प्रिंटिंग प्रोसेस से लेकर सारी चीजों में वो सारे इंतजाम किए गए हैं जो लगभग, चूंकि मैं इकोनॉमिक रिपोर्टर रहा हूं तो मुझे ध्यान में है, जो बजट की तैयारी होती है इस बार ये पेपर की प्रिंटिंग और उसके डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया है। तो मतलब वो इस बार बहुत सीरियसनेस है, और चूंकि पीएमओ खुद इसको मॉनिटर कर रहा है, ये कहा जा सकता है कि ये जो कड़ाई, ये जो एक लेंथी प्रोसेस है उसमें कितना होगा। ठीक बात है, कई बार ये लगता है कि इसकी जरूरत है कि नहीं, लेकिन जितने आजकल इनोवेटिव तरीके से नकल होती है, सेंटर पर जिस तरह की नकल होती है, जिस तरह से डिवाइसेज के जरिए नकल होती है, जिस तरह से वहां सॉल्वर बैठते हैं, तो उस सब में इसकी भी बड़ी जरूरत है। और मुझे लगता है कि पूरी गंभीरता से इस बार सरकार ने इसको ठीक किया जाए। कह रहा हूं कि इसमें मैं कह नहीं रहा, ये ठीक है, ऐसा भी करना चाहिए, लेकिन क्या वो जहां हुआ था उसके बंदोबस्त ठीक से किए गए? आप जो कह रहे हैं ना, उसका एक उदाहरण मैं दे देती हूँ। नीट परीक्षा में टेक्निकल गड़बड़ी को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। नागपुर के एक छात्र को गलती से अबू धाबी में एग्जाम सेंटर अलॉट हो गया था। छात्र की शिकायत के बाद एनटीए ने तुरंत एक्शन ले लिया। हालांकि छात्र को नागपुर में सेंटर मिल गया है, लेकिन राहुल गांधी ने अब इस पर हल्ला बोल दिया। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर लिखा, आखिर ऐसा हुआ भी कैसे? कल किसी भी छात्र को सेंटर तक ना पहुंच पाने की शिकायत नहीं होनी चाहिए। एनटीए असल में देश के बच्चों और उनके माता पिता का सिर्फ धीरज टेस्ट कर रहा है। आपको बता दें कि इस खामी को लेकर एनटीए ने इस खामी को दुरुस्त करने की बात भी कही है, लेकिन इतने तमाम इंतजामों के बावजूद भी एक और गलती एनटीए से हो तो गई। आबू धाबी अगर सेंटर मिल गया तो फिर तो पूछेंगे ना, भाई आपने क्या तैयारी की थी? कहीं ना कहीं कोई चूक तो आपसे फिर हो ही गई। और फिर ये कहा जाएगा कि नहीं, इतना बड़ा काम है तो कुछ हो ही जाता है, क्योंकि रोज ही होता है। इलेक्शन में भी ऐसे ही बताया गया, इलेक्टोरल रोल्स में भी ऐसा ही बताया गया। और यहाँ भी एक बात जोड़ दूं, यहाँ पर भी जो लोग जिम्मेदार थे, जिसकी मतलब बड़ी जिम्मेदारी होती है, वो अभी उसी पद पर बैठे हुए। बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद गंभीर आरोप लगाया। अभिषेक बैनर्जी ने एक वीडियो शेयर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा कि कल रात जब वो दिल्ली से कोलकाता एयरपोर्ट पहुंचे, एक हैरान करने वाली घटना हुई। एक शख्स पिस्टल लेकर वहां मौजूद था। टीएमसी का आरोप है कि जिस शख्स के हाथ में पिस्टल नजर आ रही है वो बीजेपी का कार्यकर्ता है और उसका नाम उत्तम दास है। दरअसल कल कोलकाता एयरपोर्ट पर जबरदस्त बवाल हुआ। बीजेपी और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच में मारपीट हुई। करीब 1 घंटे तक कोलकाता एयरपोर्ट के बाहर हंगामा और नारेबाजी होती रही। दरअसल कल दिल्ली में स्पीकर से मिलने के बाद अभिषेक बैनर्जी कोलकाता लौट रहे थे। उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में टीएमसी समर्थक पहुंचे थे। तभी वहां बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता पहुंच गए। दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और देखते ही देखते मारपीट होने लगी।
टीएमसी का आरोप यह है कि बीजेपी के कार्यकर्ता अंडे की ट्रे लेकर आए थे ताकि अभिषेक बैनर्जी पर फेंका जा सके, और अभिषेक बैनर्जी ने बाकायदा एक वीडियो भी पोस्ट की है जिसमें एक शख्स पीले कुर्ते में दिखाई दे रहा है और उसके हाथ में पिस्टल है। दावा यह किया जा रहा है कि बीजेपी का कार्यकर्ता है और अभिषेक बैनर्जी की जान लेने की मंशा थी। ये आरोप अभिषेक बैनर्जी ने लगाया है। लेकिन ये जो सब कुछ आप देख रहे हैं एयरपोर्ट पर चल रहा है, अभी तक जनता का आक्रोश आप देख रहे थे, अभिषेक बैनर्जी की मुश्किलें आप देख रहे थे, ये वो वाला वीडियो है। ये शख्स है और रुमाल के नीचे पिस्टल है। ये वाला वीडियो अभिषेक बैनर्जी ने पोस्ट किया है और इस वीडियो के जरिए अभिषेक बैनर्जी ने ढेर सारे सवाल खड़े किए हैं। अब जो कुछ एयरपोर्ट पर हुआ, जिस तरीके से एयरपोर्ट जंग का मैदान बन गया, कैसे एक दूसरे को मारपीट हो रही है, अब इस पर क्या कहा जाए, क्या चर्चा इस पर की जाए? अभिषेक बैनर्जी के लिए वाकई में इतनी मुश्किलें हैं और जो अभिषेक बैनर्जी आरोप लगा रहे हैं हर्षवर्धन जी, उन आरोपों में कितना दम है? शख्स अगर पिस्टल लिए दिख रहा है और वो कह रहे हैं कि बीजेपी उनकी जान लेना चाहती है, तो ये महज कोरी राजनीति का हिस्सा है या कुछ हो? देखिए, पहली बात तो एक बीजेपी उनकी जान भला क्यों लेना चाहेगी? जनता ने उनको वैसे ही राजनीतिक तौर पर बेदम कर दिया, उनके प्राण निकल चुके हैं राजनीतिक तौर पर। उनके और ममता जी के हालात ऐसे हैं कि उनकी पार्टी के लोग उनके साथ खड़े होने को तैयार नहीं है, उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं। लेकिन ये एक पक्ष हुआ। दूसरा वाला मसला गंभीर है। अगर कोलकाता एयरपोर्ट पर कोई व्यक्ति पिस्टल लेकर पहुंच जा रहा है तो शुभेंदु अधिकारी के ऊपर सीधा सीधा यह प्रश्न चिन्ह है कि कब तक ये सब चलता रहेगा। और आपने कहा था कि ये हम नहीं होने देंगे। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कहा था, प्रधानमंत्री ने कहा था, और ये काफी हद तक दिखा भी। अब एक तो ये भी मेरी समझ नहीं आता कि बंगाल के लोगों की कैसी, मतलब क्या कहेंगे कि उसको कैसा उनका मन कैसे चलता है, कैसे वो, अरे भाई आप चुनाव हुआ, चुनाव में आपने राजनीतिक तौर पर हरा दिया, कोई जीत गया, खत्म बात। अब आप जो गवर्नेंस है उस पर बात कीजिए। आप इस तरह से मारपीट करते हैं। अच्छा चलो, वो भी समझ में आता है कि किसी ने अंडे मार दिए, टमाटर मार दिए, वो सब चलता है, वो लोकतंत्र में ये सब प्रदर्शन के तरीके हैं। लेकिन मारपीट, और ये तो दोनों गुट लड़ रहे हैं। ये तो जो दिख रहा था कलकत्ता एयरपोर्ट पर, ये तो दोनों गुट लड़ रहे हैं। ये और ज्यादा गंभीर बात है और इसको रोकना भाजपा की जिम्मेदारी ज्यादा क्यों है? एक तो उनकी सरकार है, दूसरा पार्टी विद द डिफरेंस को यह दिखाना है कि हमने जो दूसरे राज्यों में करके दिखाया यहां भी हम करेंगे। अगर बिहार में, उत्तर प्रदेश में जो थोड़ा बहुत भी होता था, हालांकि इसकी तुलना में कभी ऐसा नहीं हुआ, ये तो कभी हुआ ही नहीं, कोई अपराधी माफिया हो एक दूसरे को मारे, बात अलग है, कभी कभी चुनाव के बाद एक थोड़ी बहुत पोस्ट पोल वायलेंस हो, लेकिन बंगाल जैसा तो कभी नहीं होता। अब सोचिए, महीने भर से ज्यादा समय हो चुका है, मंत्रिमंडल बन चुका है, पार्टी टूट चुकी है, तब भी ये सब तमाशा हो रहा है। जो लोग भी इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए, उदाहरण बनना चाहिए। बाकी अभिषेक जी को मारने की किसी की जरूरत नहीं, राजनीतिक तौर पर वो प्राण विहीन पहले ही हो चुके हैं। बदला नहीं बदलाव होगा, ये अगर कहा है तो वो बदलाव करके दिखाना पड़ेगा पश्चिम बंगाल में। और बात रही अभिषेक बैनर्जी की, तो उनकी मुश्किलें तो लगातार बढ़ती जा रही हैं और अभिषेक बैनर्जी आखिरी कोशिश कर रहे हैं अपनी पार्टी को बचाने की। अभिषेक बैनर्जी ने कल लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से दिल्ली में मुलाकात की थी। इस दौरान उन्होंने टीएमसी के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहराने की मांग करते हुए 20 याचिकाएं सौंपी। अभिषेक बैनर्जी ने सभी 20 बागी सांसदों की सदस्यता रद्द करने की मांग की है। ममता कैंप की दलील थी कि बागी सांसदों ने दूसरी पार्टी ज्वाइन की है, ऐसी स्थिति में उनकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए क्योंकि ये मर्जर पूरी पार्टी का नहीं है, सिर्फ सदस्यों का मर्जर है, इसलिए दल बदल कानून का उल्लंघन है। यहां पे साफ लिखा हुआ है, मर्जर तभी माना जाएगा जब 2/3 ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस इनटू अनदर पॉलिटिकल पार्टी, नॉट जस्ट द लेजिस्लेटिव पार्टी। इसका मतलब अगर दल, पार्टी, ममता बनर्जी, पार्टी के जितने भी कमिटी मेंबर्स है उसका 2/3 इंक्लूडिंग द नेशनल वर्किंग कमिटी, द स्टेट कमिटी, द फ्रंटल कमिटी, पूरा तृणमूल कांग्रेस का जितना भी पदाधिकारी है उनका 2/3 अगर मर्ज करता है एक पॉलिटिकल पार्टी में तो उसको मर्जर कहलाया जाता है। बेस्ड ऑन दैट, आई एज अ लीडर ऑफ लोकसभा of Trinamool Congress, I have submitted 20 different disqualification petitions. तो देखिए, अभिषेक बैनर्जी आखिरी कोशिश कर रहे हैं और वो अपने तरीके से कानून को पढ़कर बता रहे हैं कि उनके फेवर में क्या जा सकता है, लेकिन ये कोशिश महज राजनीतिक कोशिश है, नैरेटिव वाली कोशिश है, या इसमें कोई दम है चंद्रचूड़ जी? नहीं, देखिए, उनकी कोशिश है। ये जो 10वीं अनुसूची का जो प्रावधान है वो एक्चुअली दो प्रकार के उस पर विश्लेषण किए जाते हैं। एक तो कहता है कि भाई जो संसदीय दल है, अगर संसदीय दल में
2/3 बहुमत से अगर वो मर्ज करता है तो कर जाता है। लेकिन उसमें यह भी लिखा है कि जो पार्टी एज अ होल को डिसीजन लेना है। सवाल उसी का है कि अगर वो दोनों में से किसी एक ही पक्ष का वर्णन करेंगे, मुझे लगता है कि अभिषेक बनर्जी की बातों को अगर पूरे ध्यान से सुने और जो पीछे घटनाक्रम हुआ है, और मेरे ख्याल से आप उस पर इशारा भी करेंगी, ये भी हुआ ये है कि एक तरफ वो संगठनात्मकता को आधार बनाकर ये कह रहे हैं कि वो जो 20 के 20 विधायक 20 के 20 जो एमपी हैं उनको उनकी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। अगर अभिषेक बनर्जी की ही बात को मान लें तो दूसरी ओर उसी संगठन के कोषाध्यक्ष की बात को वो नहीं मान रहे। तो एक तरफ तो वो संगठन के आधार पर कह रहे हैं कि भाई संगठन इंपॉर्टेंट है, और अगर संगठन इंपॉर्टेंट है, ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है, तो फिर 20 लोगों की सदस्यता चली जानी चाहिए। पर उस संगठन का उनका कोषाध्यक्ष है, और उस कोषाध्यक्ष के द्वारा जो बैंक को चिट्ठी लिखी गई है, उस चिट्ठी जिस चिट्ठी में उन्होंने जिक्र किया है कि जो तृणमूल कांग्रेस की जो राशि है या जो उनका बैंक में धन जमा है उस पर फ्रीजिंग लगा दिया जाए, तो वहां वो मानने के लिए तैयार नहीं है। तो एक तरफ वो संगठन को मान रहे हैं, एक तरफ संगठन को मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये विरोधाभास बिल्कुल सामने सामने से दिख रहा है। जैसा हम सब समझ सकते हैं कि उनकी जो राजनीति है, और खास करके तृणमूल की जो राजनीति पिछले कई वर्षों से चलती रही, और इसी संदर्भ में मैं और भी एक बात कहना चाह रहा था कि 2000 ये जन आक्रोश आप क्यों देख रहे हैं। मैं किसी चीज की को जस्टिफाई नहीं कर रहा है। विधि व्यवस्था को किसी को भी अपने हाथ में लेने का कोई हक नहीं है, और जो एयरपोर्ट पर भी हुआ अभी वो भी भर्त्सनीय है। लेकिन जिस प्रकार से पिछले 5-7 सालों में जो संरक्षणवादी राजनीति का एक संस्कृति वहां पर बंगाल में बनाई गई, जिसमें कि जो वसूली और जो दादागिरी और जो तोलाबाजी, ये सारी चीजों को लेकर जिस प्रकार से राजनीति संस्कृति वहां बनी, उसका जनाक्रोश दिख रहा है। और उस जनाक्रोश का ही प्रतिफल है कि ये टीएमसी जो है वो कल तक संगठित, परसों तक संगठित दिखती थी, लेकिन धीरे धीरे वो बिखराव की ओर चली जा रही है। तो मुझे लगता है कि इस राजनीतिक क्षरण को भी देखना आवश्यक होगा। जनाक्रोश तो दिख रहा है, साथ ही साथ बीजेपी और टीएमसी भी आमने सामने दिख रहे हैं। जो कोलकाता एयरपोर्ट पर हुआ उसमें बीजेपी के कार्यकर्ता ज्यादा थे, बीजेपी के कार्यकर्ता और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे थे। लेकिन मैं इन तस्वीरों पर आऊंगी विजय जी। अब वो बेशक कहें अभिषेक बनर्जी की ये गलत है, उन सांसदों की सदस्यता को रद्द कर दीजिए जो 20 के 20 चले गए हैं, पूरा संगठन हमारे साथ है, लेकिन क्या पावर है अभिषेक बनर्जी की? देखिए उनके साथ कितने लोग हैं। महुआ मोइत्रा नजर आ रही है, कल्याण बनर्जी नजर आ रहे हैं और डेरेक ओब्रायन नजर आ रहे हैं। ये है इनकी ताकत। अब इतने से बचे हैं अभिषेक बनर्जी। ऐसे में ये कोशिश जो वो कर रहे हैं, ये महज आखिरी कोशिश है उनकी। क्या हासिल होगा? कुछ भी नहीं अभिषेक बनर्जी को। वो अपना एक पार्लियामेंट्री प्रोसेस को इस्तेमाल कर रहे हैं, आर्टिकल 10 के पैरा 4 का इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसको फैसला स्पीकर साहब को करना है। देखिए कानून में, कानून पर्सपेक्टिव से चलता है, और आप कैसे डिफाइन कर रहे हैं। कानून तो वही होता है, दोनों वकील, दो पक्षों के वकील अपनी अपनी बात एक ही कानून पर करते हैं ना। कौन उस बात को कैसे कन्विंस कर सकता है, ये महत्वपूर्ण बात है, पहली बात। दूसरा, लेजिस्लेटिव, जितना मैंने पढ़ा मैं उतना नहीं जानता जितना अभिषेक जी जानते होंगे, लेकिन आर्टिकल 10(4) में जो संसद के अंदर है या विधानसभा के अंदर है, उसका मसला केवल लेजिस्लेटिव पार्टी के साथ है। लेजिस्लेटिव पार्टी कैसे मर्ज कर रही है उसका संगठन से मसला नहीं है। संगठन का मसला चुनाव आयोग का मसला है, समझे। और ये कहें हम लोग, जैसे अभी प्रोफेसर साहब ने भी कहा, वो बात ठीक है उनकी, वो बात मॉरली तरीके से ठीक लगती है कि कोषाध्यक्ष के मसले पर वो राय अलग रखते हैं, यहाँ पर अलग, लेकिन वो तो मंच ही अलग अलग है ना। इस कोषाध्यक्ष पर उनकी राय को आप लोकसभा अध्यक्ष के सामने नहीं रख सकते। वो तर्क ही अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से काम में ले रहे हैं। अब स्पीकर साहब को देखना कि कैसे उस मर्जर को वो देखते हैं, और जा पर कृपा शाह की हुई ता पर कृपा करे सब कोई। नहीं, देखिए इस पर मैं फिर दोहरा रहा हूं और इसको बार बार कहना जरूरी समझता हूं। अगर 2/3 का कानून है तो पार्टी भी टूटेगी, विधायक भी जाएंगे, सांसद भी जाएंगे। आप बेईमानी बंद कीजिए, ये वाली बेईमानी नहीं चलेगी। रेवंत रेड्डी तोड़े तो उस वक्त सब ठीक है भाई, लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। जब ममता जी भाजपा के विधायकों सांसदों को तोड़ लें, आधे रास्ते से लौटवा दे गाड़ी, तो भाई सब ठीक है। जब अशोक गहलोत तोड़ दें तो चलो ठीक है। जब नेहरू जी तोड़ दिया करते थे तो ठीक है, इंदिरा गांधी तोड़ दिया करती थी तो ठीक है। आज जब होगा तो सारी नैतिकता, ये वाली नैतिकता नहीं चलेगी। ये मैं इसको आधी अधूरी नैतिकता मानता हूं, और नैतिकता आधी अधूरी नहीं होती, या तो वो होती है या नहीं होती है। और अभी कानून 2/3 की बात करता है, जितने भी उसके आधार पर हैं उसको आप खारिज नहीं कर सकते। ये मसला नैतिकता का है ही नहीं ना, ये तो कानून का है, संविधान का है। मैं तो वही बात कह रहा हूं कि संविधान का मसला, नैतिकता
ये हर चीज में नैतिकता क्या है? नैतिकता का मैं इस्तेमाल तभी करता हूं जब आपका कानून और पक्ष कमजोर राजनीतिक हो। दलों के पास क्या नहीं, नैतिकता नहीं, होती नहीं, है? एक नहीं नहीं, दूसरी नैतिकता बिल्कुल का सही- मसला ही नहीं है ना। नैतिक होंगे, मान लीजिए अभिषेक जी भी बड़े नैतिक होंगे, मैं उस पर नहीं कह नहीं, रहा। इसमें लेकिन ये नैतिकता- मसला नहीं, नहीं, नैतिकता का नहीं, सवाल नहीं है ना। विजय और जी। अशोक जी के साथ जो, वही तो मैंने कहा कि भाई जो लेजिस्लेटिव पार्टी है उसके पास मेजोरिटी है, यदि वो करेगा तो वो वहां पर तय होगा। संगठन अलग है, issue प्राची, मैं है, एक सेकंड पार्टी लूंगा, अलग बस है। एक सेकंड लूंगा मैं, मुझे लगता है लेकिन कि नेहरू जी का नैतिक जिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेहरू जी के वक्त में ये एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं चल रहा था। इंदिरा गांधी के वक्त में भी एंटी डिफेक्शन लॉ दरअसल नहीं चल इसीलिए रहा था। करना पड़ा, क्योंकि वही लोग ऐसे कर्म करते थे जिसकी वजह से एंटी डिफेक्शन नहीं, लॉज लाना पड़ा। इसमें- अच्छा हुआ इसमें- विजय जी ने याद दिलाया। नहीं, नहीं, पर लेकिन इंदिरा ये जी भी ने याद अगर कीजिए जितनी कि राजीव गांधी ने बनाया था एंटी डिफेक्शन हाँ, और लॉ। इसके बाद उसको और मजबूत अटल जी ने किया था, ये भी बताना पड़ेगा। और अब मैं कह रहा हूं कि उसके आगे और मजबूत मोदी जी के साथ अटल जी- हम तो आप एक साथ खड़े हैं सर। संविधान के तरीके, नैतिकता से नहीं चलता ना संविधान। नहीं सर, संविधान में नैतिकता होती है। संविधान के तरीके। संविधान नहीं, नहीं, एक कानून- बहुत ये स्पष्ट बहस नैतिकता की नहीं है ना सर, स्पष्टता ये बात देखिए, जो बातें आप दोनों कह रहे हैं ऐसा नहीं कि दोनों विरोधाभासी बातें हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्रिसीड्स कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी। अगर संविधान में नैतिकता नहीं होगी तो संविधान की विधिकता भी नहीं चलती है। लेकिन यह भी तय है कि परसेप्शन की लड़ाई है। अभिषेक जी जिस परसेप्शन पे चल रहे हैं उनको अधिकार है, पर ठीक उस है, परसेप्शन अधिकार पर भी वो नहीं चल पा रहे हैं। जिस परसेप्शन को वो नहीं, आगे आप किस बढ़ाना बात चाह कर रहे रहे हैं हैं? उस परसेप्शन पे भी तो नहीं चल रहे हैं। सर देखिए, मुसीबत कम अरे नहीं सर, हो जो रही है। आदमी कह रहा हो कि मार देंगे, काट देंगे, दिल्ली से कौन आया, तुम्हारा बाप 4 तारीख के बाद देखेंगे, जो आदमी कह रहा हो कि इलेक्ट्रिक क्रीमेटोरियम बनाएंगे, जो आदमी कह रहा है कि पांव पांव चलेंगे, सीआरपीएफ उड़ जाएगी, उसकी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? एक लाइन की बात है, या तो कानून बनाइए कि एक भी व्यक्ति जाएगा तो पार्टी छोड़ेगा, सांसदी विधायकी सब छोड़ेगा, वरना ये सब बेमानी बात है। छत्तीसगढ़ 2001 में पूरा 12 विधायक लेके चले गए थे ना अजीत जोगी, छत्तीसगढ़ विकास परिषद बन गई थी, भाजपा टूट गई थी, तब कितने लोगों ने ये बात की थी। और मैं फिर कह रहा हूं, 1/3 जब बना तब की जरूरत थी, 2/3 तब की जरूरत थी, और आज की जरूरत है कि एक भी विधायक अगर टूटता है तो पार्टी छोड़े, सिंबल दूसरा ले, चुन कर आए। सर देखिए, मुसीबत कम नहीं हो रही है ममता बनर्जी की। टीएमसी में बगावत के बीच ममता बनर्जी को एक और झटका लगा। बाकी विधायकों की शिकायत और पूर्व मंत्री अरूप विश्वास की पहल के बाद एचडीएफसी बैंक ने तृणमूल कांग्रेस के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। बताया जा रहा है कि इन खातों में करीब 440 करोड़ रुपए जमा है। बाकी विधायकों ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया है कि रकम कट मनी और भ्रष्टाचार से जमा की गई है। यानी पहले तो 80 में से 65 विधायक बागी हुए, फिर 28 में से 20 सांसद बागी हुए, और अब टीएमसी के 3 बैंक खाते भी फ्रीज हो गए हैं। यानी एक के बाद एक, समीर जी, मुसीबत ममता बनर्जी का पीछा नहीं छोड़ रही है। अब बैंक अकाउंट भी फ्रीज है। नहीं, ये तो होना ही था। जिस तरीके से पार्टी टूटी उसके बाद ये तय था कि भाई जो पार्टी की जो प्रॉपर्टीज है उसके ऊपर दावा पेश किया जाएगा। और ये कहा जा रहा था कि भाई जो बैंक अकाउंट में पैसा था उसमें से 4 तारीख को चुनाव परिणाम आने के बाद से, और जो पार्टी की टूट शुरू हुई थी उसके बीच में लगभग 65 से 70 करोड़ रुपया तमाम माध्यमों से निकाला गया। तो मुझे लग रहा है कि जो जिन्होंने बगावत की और जो पार्टी पर दावा करने वाले, उनको ये लग रहा होगा कि शायद अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी ने अपने पार्टी अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए पैसा निकाला होगा, और जो 400, 350, 400 करोड़ रुपया कहीं वो पूरा खाली ना हो जाए। तो मुझे लग रहा है अब पैसों की लड़ाई है। अभी अकाउंट सीज हो गया है, अभी मामला चुनाव आयोग जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तमाम लंबे वक्त की लड़ाई चलेगी कि पार्टी पे अधिकार किसका है, पैसों पे अधिकार किसका है, ये जायज है कि नाजायज है, तमाम चीज़ों पे चर्चा होगी। फिलहाल इसमें लंबा वक्त लगने वाला है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने भी अब कानूनी प्रक्रिया अपनाने की तैयारी शुरू कर दी है। लोकसभा स्पीकर से मिलना और ये देना जो उसी का एक स्टेप है कि भाई हमने आपको बता दिया था, आप लीजिए, उसके बाद हम कोर्ट के अंदर जाएंगे। तो मुझे लग रहा है ममता बनर्जी की परेशानी बढ़ेगी और ये आने वाले समय में चलेगा। जैसे शिवसेना के साथ चला रहे, शिवसेना टूटी तो उसका मामला में कोर्ट में गया, अभी तक फैसला नहीं आया। वैसा ही ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में जाएगा। अभी चुनाव आयोग को तय करना है, उसके फैसले के खिलाफ ये लोग जाएंगे। तो ये लड़ाई तो अब कानूनी लंबी चलने वाली है। फिलहाल ममता बनर्जी जिस तरीके से पार्टी टूटी है, अब ममता बनर्जी की पूरी कोशिश होगी कि किसी भी तरीके से मैं पार्टी को बचा के अपने पास रख सकूं, सिंबल मेरे पास रहे, पार्टी का नाम मेरे पास रहे। अब ये जो 20 सांसद मिल गए, ये क्या हथकंडा अपनाते हैं, क्या जो टीएमसी के जो विधायक है वो मिलकर, लेकिन क्या आसान है ममता बनर्जी के लिए? नहीं, चुनौती तो है ममता बनर्जी के सामने, लेकिन अभी भी ऐसा नहीं है कि ममता बनर्जी सारी बाजी हार गई है, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी ने, चूंकि शिवसेना जिस तरीके से हुआ, तो उसके बाद उनके जो लीगल एक्सपर्ट्स होंगे उन्होंने बताया होगा कि कौन कौन से स्टेप्स आपको उठाना है, कौन कौन से आपको नोटिस देना है, किसको निकालना है, पार्टी संगठन में क्या परिवर्तन करना है, कब व्हिप जारी करना है। ममता बनर्जी सारे लीगल प्रोसेस के हिसाब से अपने आप को मजबूत कर रही होगी। अभी समय बताएगा कि उसमें विपक्ष वाले किस तरीके से, जो विरोधी है वो क्या करते हैं। कोर्ट तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा, उसके बाद तय होगा। फिलहाल ममता बनर्जी के लिए चुनौती बहुत बड़ी है। आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। बात करेंगे मोदी और ट्रंप की। मोदी के लिए ट्रंप की दीवानगी अलग अलग बयानों के जरिए सामने आ रही है। ट्रंप ने G7 में मोदी के सामने कहा कि वो बेहतरीन नेता हैं, ताकतवर हैं और डिसीजन मेकर भी हैं। लेकिन ये सिलसिला यही नहीं रुका। ट्रंप अब इंटरव्यूज दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मोदी जितने बड़े देश को लीड करते हैं वो आसान काम नहीं है। मोदी का मिजाज जितना सख्त है वो उतनी ही शानदार नेता भी हैं। वो समझदार इसलिए हैं क्योंकि युद्ध से दूर रहते हैं। मोदी पर अगर कोई हॉलीवुड फिल्म बनाना चाहे तो डायरेक्टर को हॉलीवुड में ऐसा रोल निभाने वाला किरदार ही नहीं मिलेगा। ट्रंप ने अमेरिकी वेबसाइट एक्सियोस को दिए इंटरव्यू में बातें कही हैं। आप भी सुनिए ट्रंप ने मोदी की तारीफ में कैसे कसीदे पढ़े। तो अब देखिए, ट्रंप जब मुलाकात हुई दोनों नेताओं की तब भी ट्रंप ने कुछ ऐसी बातें कही थी और जब वो अलग से इंटरव्यू दे रहे हैं तब भी मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। उनका ये तक कह देना हर्षवर्धन जी कि हॉलीवुड में अगर कोई उनके ऊपर, उनके किरदार पर अगर कोई मूवी बनाना चाहे तो उनके किरदार को निभाने वाला एक्टर नहीं खोज पाएंगे, इतने ताकतवर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, एक तो ये इसमें तो कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जब भारत की जनता किसी को 3 बार लगातार चुने तो ये भारत का कलेक्टिव विजडम इतना कमजोर नहीं होता है। और इसीलिए भारत के जो भी प्रधानमंत्री जनमत से चुनकर आए, और किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए डिसरिस्पेक्ट नहीं है, मतलब उनके लिए, सबके लिए सम्मान है। लेकिन आप ध्यान से देखिए, जो प्रधानमंत्री जनमत से पूरी तरह से चुनकर आया उसका स्थान भारत में अलग है। आप नेहरू जी से लेकर मोदी जी तक देख लीजिए। और चूंकि ये 3 बार लगातार चुने जाने वाले प्रधानमंत्री, जैसे हम नेहरू जी की बात करते हैं तो सिर्फ अकेले ये व्यक्ति हैं, तो अब ये भी एक वजह बनती है। दूसरा, जब एक साथ एक कोई लीडरशिप आपको लंबे कालखंड के लिए काम करने का अवसर मिलता है तो आप जरा सोचिए ना, सामने वाला आया गया और दूसरा क्या है, वो खड़ा हुआ है तो कहेगा कि भाई तुम तो अपने देश में राष्ट्रपति का चुनाव हार गए, तुम्हारी तो स्थिति ही नहीं थी कि तुम पहले लड़ पाते। बराक ओबामा से लेकर और ट्रंप के 2 कार्यकाल, बाइडेन का कार्यकाल, तो ये सामान्य घटनाक्रम नहीं था, ये एक वजह। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है वो देशवासियों को ध्यान से समझना चाहिए। कोई ट्रंप मोदी को प्रेम नहीं करता, इस भ्रम से बाहर निकलिए। और बड़ा अच्छा किया उनसे जो सवाल एक्सॉइस के वो जो एंकर रिपोर्टर थे उन्होंने जो पूछा, तो उन्होंने 2 नेताओं का नाम लिया है जिससे ट्रंप दुनिया में सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, गुस्सा होते हैं। उसमें एक का नाम है जिनपिंग, एक का नाम है नरेंद्र मोदी, क्योंकि दोनों ट्रंप को गुंजाइश देने को तैयार नहीं। दोनों ट्रंप की हरकतों का जवाब अपने तरीके से देते हैं। और आप देखिए, ना तो जिनपिंग रिएक्ट करते हैं ना मोदी रिएक्ट करते हैं। अच्छा, आप किसी के खिलाफ बोल रहे हैं, गुस्से में हैं, फटफटाते चले जा रहे हो, सामने वाला चुपचाप खड़ा है शांति से, जहां अवसर मिला वो काम कर दिया। फिर आपने कहा कि अरे ये तुमने कैसे कर दिया, वो फिर कुछ नहीं बोला। ट्रंप पूरी तरह से खीज में रहते हैं और ये दिखा भी, वो बहुत असहज थे क्योंकि असहज मुलाकात तो दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों की थी। लेकिन नरेंद्र मोदी एक परिपक्व राजनेता की तरह व्यवहार कर रहे थे, अपना जो मैसेज देना था वो भी दे दिया। लेकिन ट्रंप वो सब भी नहीं कर पा रहे हैं। और मैं अगर इसको एक लाइन में कहूं कि जैसे आप किसी के पीछे पड़े हों, थोड़ा सा अलग तुलना है, लेकिन किसी के पीछे पड़े हों प्रेम में और वो आपको लोड ही न ले, तो आपके दिमाग में 24/7 वही घूमता है। ट्रंप के दिमाग में 24/7 जिनपिंग और नरेंद्र मोदी चलते हैं। अभी जो घटनाक्रम है उसको भी उससे जोड़कर देखना चाहिए। लेकिन इससे एक लाइन और, इसका मतलब यह हुआ कि नरेंद्र मोदी भारत के हितों के साथ जरा सा भी समझौता करने को तैयार नहीं। और वो अपनी बैठक में भी प्रधानमंत्री ने बताया, जो द्विपक्षीय बैठक हुई थी उसमें भी अपने हितों की बात प्रधानमंत्री की तरफ से की गई। अब ट्रंप किस तरीके से बयान देते हैं नेताओं को लेकर, एक और मसला आपको बताते हैं। ट्रंप ने मेलोनी को गुस्सा दिला दिया है। हमेशा सुर्खियों में रहने वाली इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी फिर से चर्चा में है। इस बार मेलोनी ने ट्रंप को सीधा जवाब दिया। दरअसल ट्रंप ने पहले मेलोनी पर कमेंट किया, जिसके जवाब में मेलोनी ने ट्रंप पर पलटवार किया। पूरा मामला यह है कि ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि मेलोनी G7 के दौरान मेरे साथ एक फोटो खिंचवाने के लिए गिड़गिड़ा रही थी। ये बात जब मेलोनी तक पहुंची तो उन्होंने ट्रंप को जवाब दिया, कहा कि ट्रंप मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं। मैं इटली से हूं और इटली कभी किसी के सामने गिड़गिड़ाता नहीं। Dunque, certe cose meritano una risposta immediata. Le dichiarazioni di Donald Trump sono dichiarazioni totalmente inventate, sono francamente allibita, non so perché il presidente degli Stati Uniti. अब देखिए, नई बात नहीं है। ट्रंप समय समय पर अलग अलग राष्ट्रीय अध्यक्षों के लिए ऐसे बयान देते हैं। यहाँ इटली की प्रधानमंत्री के लिए बयान दिया तो इटली की प्रधानमंत्री ने करारा जवाब भी दिया है। उनके विदेश मंत्री जो अगले हफ्ते अमेरिका जाने वाले थे, उन्होंने भी अपना दौरा
रद्द कर दिया है। तो जानबूझकर विजय जी हरकत ट्रंप करते हैं, डिमीन करना, दूसरे देशों को कुछ नहीं समझना और फिर ये दिखाना कि मैं ही हूं जो हूं सबसे पावरफुल, सब मेरे इर्द गिर्द आते हैं और मेरे सामने गिड़गिड़ाते हैं। लेकिन सामना मेलोनी से हुआ है इस बार। बिल्कुल आपने ठीक से उनको एनालाइज किया है ट्रंप साहब को, और वो इसी तरह का बिहेव करते हैं कि कभी अच्छा एक भाव उनका स्थायी नहीं है, कोई सम्मान का भाव हो या सम्मान का भाव हो वो स्थायी। एक तो आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि कोई भी स्टेट हेड किसी दूसरे स्टेट हेड के लिए इस तरह की बात करेगा? मतलब ये कौन सा तरीका है, मुझे नहीं समझ में आता। और महिलाओं के लिए खासतौर से आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन उनका ये रवैया है और इसलिए बहुत सम्मान उनका दुनिया भर में नहीं है। वो भले ही दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति हो, मैं उनको ताकतवर राष्ट्रपति नहीं कह रहा, एक ताकतवर देश के राष्ट्रपति है, उसके बाद भी उनका, बल्कि मैं कह रहा हूँ उससे सम्मान कम हुआ अमेरिका के राष्ट्रपति का दुनिया भर में, जो लोग सीरियसली उनको नहीं लेते हैं। और उसकी वजह यह है कि जब वो हमारे प्रधानमंत्री की भी तारीफ कर रहे हैं तब भी हम उसको मानने को तैयार नहीं है कि एक तो इनका भरोसा नहीं है। आज का ये भाव है, कल किसी बात पर और नाराज हो जाए तो वो कहें कि नहीं इन्होंने ऐसा किया, ये किया, वो क्या। ये तो वही राष्ट्रपति ट्रंप है ना जो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा 10 बार कि मैंने ही समझौता करवाया, मैंने ही इसको रुकवाया, ये सब किया। और अगर वो इतने ही प्रसन्न है प्रधानमंत्री मोदी से, प्रधानमंत्री मोदी के लिए जो कहा मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ, ठीक है बात, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से इतने प्रसन्न है, मतलब भारत से प्रसन्न है ना, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तो भारत के हित में अमेरिका क्या कर रहा है? एक भी काम उन्होंने नहीं किया है, बल्कि जितना नुकसान इस दौरान हुआ है वो भारत का ही अमेरिका ने किया है। और ये बिल्कुल ठीक कहा कि 2 लोगों से वो सबसे ज्यादा चिढ़ते हैं, शी जिनपिंग से, चाइना के प्रीमियर से, और भारत के प्रधानमंत्री से। और वो उन दोनों के खिलाफ ही या कभी सम्मान में कभी कुछ बोलते रहता है। मैं इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता, लेकिन मेलोनी के लिए भी जो बोला उन्होंने, ये तो मतलब शर्मनाक है मेरे हिसाब से। उनका ये कहना कि गिड़गिड़ा रही थी, मुझे उन पर तरस आ रहा था। जरा सोचिए, कोई एक राष्ट्राध्यक्ष दूसरे के साथ फोटो खिंचाने के लिए कोई परेशान होगा? हाँ। जहां आप इतनी मीटिंग से मिल रहे हैं, जहां फोटो खींचनी, मुझे तो देखिए मुझे लगता है कि एक अनस्टेबल माइंड के साथ डोनाल्ड ट्रंप बिहेव करते हैं। आज अभी कुछ आया, फितूर चढ़ा हुआ, अच्छा आज ये बोल देते हैं, कल को फितूर कुछ और चढ़ गया, वो इस तरह से बोल देते हैं। दुर्भाग्य ये है कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति जो सबसे पावरफुल है, जिसके पास हर तरह की, जिसको कहते हैं माइट है, उसके राष्ट्रपति। इसके पीछे दरअसल कारण है कि जब ट्रंप ने पोप पर हमला बोला था उस समय मेलोनी ने ट्रंप का बहुत विरोध किया था और ट्रंप से कहा था कि भाई दायरे में रहकर बोलना चाहिए। उसके बाद से ट्रंप उस तरीके से नाराज चल रहे हैं मेलोनी के ऊपर। लेकिन एक राष्ट्राध्यक्ष का इस तरह से बयान देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ट्रंप को कम से कम अपने पद की गरिमा, अमेरिका की गरिमा का, एक महिला की गरिमा का ध्यान रखना चाहिए था। और मेलोनी तो बहुत ट्रंप के भरोसेमंद रही है। जब ट्रंप का शपथ ग्रहण हुआ था तो अकेले यूरोपियन नेता थी जो शपथ ग्रहण के अंदर शामिल हुई थी। और उसके बाद भी ट्रंप और इटली के, मतलब अमेरिका और इटली के संबंध बहुत अच्छे बने रहे। इस तरीके से बयान थे कि ट्रंप इटली के साथ अपने संबंध खराब कर रहा है। उनके विदेश मंत्री ने दौरा रद्द कर दिया है। तमाम देश के लोग इकट्ठे हो गए, सारी विपक्षी पार्टियां, साथ की पार्टियां, सब बयान दे रही कि भाई पूरे इटली का अपमान है। तो ट्रंप को देखना चाहिए। आप कभी कनाडा को कहते हो कि आप 51वां राज्य बन जाओ, कभी आप किसी देश के बारे में कुछ कहते हो, कभी भारत के बारे में आप कहते हो कि भारत नरक है। किस तरीके से, मतलब कोई भारत की इकोनॉमी को आप कहते हो कि डेड इकोनॉमी है। ठीक है क्या भाई, भारत इस तरह से आपको रिएक्ट नहीं कर रहा है, समय समय भारत आपको संदेश दे रहा है, लेकिन आप दुनिया के तमाम देशों के बारे में कहते हैं कि राष्ट्रपति के बारे में आप कहते हो कि पत्नी ने थप्पड़ मार दिया इसलिए उनके चेहरे पर भी सूजन है। इस तरीके से आप तमाम राष्ट्राध्यक्ष को अपमानित करने का काम करते हो और आपको लगता है कि मैं अमेरिका का राष्ट्रपति हूं तो मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं, सब मेरी बात को सुनेंगे। अब ऐसा नहीं है मिस्टर ट्रंप, अब दुनिया आपको जवाब देना जानती है और ईरान वॉर के बाद तो आपकी वास्तविकता और दुनिया के सामने आ गई है। तो मुझे लग रहा है कि ट्रंप के पास भी समय है, संयमित रहे, सोच समझकर बयान दे। नहीं, मैं एक समीर जी से एक बात और जोड़ता हूं उसमें कि जो ये कहीं ना कहीं ट्रंप की जो व्यवस्थाएं हैं उसको दिखा रहा है, उनके आत्मविश्वास की कमी हो रही है, ये दिखा रहा है। और ये सब इसलिए हो रहा है, कल भी प्रेस वार्ता में उससे किसी ने पूछा कि आप अमेरिका किस मुंह से जाओगे, और वो इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि अमेरिका ने युद्ध के बाद जो अमेरिका को मिला है और जो ईरान ने पाया है, अगर उसका विश्लेषण करेंगे तो अमेरिका ये युद्ध कहीं ना कहीं विशुद्ध रूप से हार चुका है। और ऐसी स्थिति में इस प्रकार के विचार इसलिए दिए जाते हैं ताकि किसी तरीके से ध्यान भटकाया जा सके। जहां तक भारत का सवाल है, ये हर्ष जी ने भी कहा, विजय जी ने भी कहा कि भारतीय नेतृत्व जो है वो बिल्कुल गहराई से और साख और मैच्योरिटी से काम करता रहा। कई इनफैक्ट ये भी हुआ कि कई बार विपक्षी दलों ने
प्रधानमंत्री मोदी पर इस मुद्दे को लेकर कई बार निशाना साधा कि अमेरिका भारत की विदेश नीति को संचालित कर रहा है और अमेरिका ने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन भारत ने बिल्कुल मैच्योरिटी से, गहराई से इन सभी पिछले 5-7 महीने में जितने घटनाक्रम हुए उसको परखा, जांचा और उसका प्रतिफल भी आज मिल रहा है, क्योंकि भारत की साख इस युद्ध के बाद वैश्विक स्तर पर बढ़ी है और उसमें इसलिए भी कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया जा रहा है। और ये ट्रंप का ये कहना कि मोदी इज अ टफ कुकी, कहने का मतलब ही यही है कि जब भारतीय राजनयिक वार्ताएं करते हैं, जब बार्गेनिंग होती है इंटरनेशनल रिलेशंस में, इस प्रकार की बार्गेनिंग होती है और उस बार्गेनिंग के बाद आप देखिए जिस प्रकार से आप अभी पाकिस्तान को देख लीजिए, पाकिस्तान ने इसको अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, मीडिएटर माना जा रहा था और हुआ क्या, पाकिस्तान को उस पूरे मीडिएशन प्रोसेस से बाहर आना पड़ा। तो वैसी स्थिति में भारत ने अपने आप को बहुत मैच्योरिटी से हैंडल किया है और वैश्विक स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की साख इससे बढ़ रही है। अब देखिए, जिस युद्ध में वो फंस गए, जिसको लेकर डील भी डन हो गई है, समझौता भी हो गया है, उसके बावजूद क्या हो रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील पर सिग्नेचर तो हो गए हैं, लेकिन बातचीत से पहले डील डिरेल होती नजर आ रही है। इजराइल के लेबनान पर हमलों से ईरान नाराज है। हालांकि दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया है कि अगर समझौता टूटेगा तो इसके लिए अमेरिका जिम्मेदार होगा। अमेरिका को सभी मोर्चों पर जंग खत्म करानी होगी, तो उधर इजराइल ने कह दिया है कि दक्षिणी लेबनान से सेना नहीं हटाएंगे। जवाब में हिजबुल्ला ने कहा कि सेना तो हटाना पड़ेगी, 1 इंच भी जमीन नहीं देंगे। इससे साफ नजर आता है कि सीज फायर ज्यादा दिन तक टिकने वाला है नहीं। ऐसे में अगर इजराइल सीज फायर तोड़ता है तो ट्रंप की पीस डील लटक सकती है। अमेरिका और ईरान के बीच शुक्रवार को स्विट्जरलैंड में होने वाली पहली औपचारिक बातचीत टाल दी गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही बढ़ी है, लेकिन खतरा अभी भी बरकरार है। पीस डील का क्या होगा? इजराइल अगर नहीं मानेगा तो क्या फिर से युद्ध जैसे हालात पैदा होंगे? और ट्रंप के लिए ये कहना ईरान का कि इसके लिए अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। हर्षवर्धन जी, किस तरफ बढ़ रहा है ये सिचुएशन, किस तरफ बढ़ रही है? समझौते पर साइन होने के बाद लगा कि अब शांति आ जाएगी, लेकिन क्या वाकई में शांति आएगी? नहीं, मुझे लगता है कि शांति के अलावा कोई विकल्प नहीं किसी के पास। और अब जिसको कहते हैं ना कि जहां हम जा चुके हैं वो शांति होगी जरूर। ये ठीक बात है कि चूंकि इजराइल का अपना एक, जिसको कहते हैं कि लेबनान को लेकर उसके अपने कंसर्न हैं, उसके अपने रिजर्वेशंस हैं और वो उस पर बहुत पीछे नहीं हटेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जो अमेरिका और ईरान के बीच का समझौता है वो लगभग डन है और मैं तो ये मानता हूं कि बहुत पहले से डन हो गया था। उसका तरीका वो लोग निकाल रहे थे कि कैसे हम लोग बातचीत करें कि दोनों का अपना रह जाए। और एक जो पिछले उसमें मेरी एक लाइन की टिप्पणी रह गई थी, ट्रंप के कर्मों की वजह से अमेरिकी पराभव की पटकथा दिनों दिन और मजबूत होती जा रही। जैसे वो कह रहे थे ना कि हॉलीवुड के लिए कोई मिलेगा नहीं, तो ट्रंप जैसा भी कोई कैरेक्टर जो है वो नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अमेरिका ऐसा बर्बाद होगा, ऐसा खत्म होगा। 5 साल में अमेरिका की पूरी जो एक, जिसको कहते हैं पावरफुल पोजीशन है, जो बार्गेनिंग पोजीशन है, जो डोमिनेट करने वाला है, वो खत्म होने की स्थिति दिख रही। ईरान के साथ हुआ सौदा इसी का एक प्रमाण के तौर पर। फिर ये हालात सुधरेंगे कैसे? इजराइल पीछे हटने को तैयार है नहीं। इजराइल कह रहा है हम पीछे नहीं हटेंगे, लेबनान कह रहा है जब तक आप सेना नहीं हटाएंगे, हिजबुल्ला कह रहा है जब तक आप सेना नहीं हटाएंगे तब तक हम ये हमला हमारा ऐसे ही बरकरार रहेगा। तो ये सिचुएशन सॉल्व कैसे होगी विजय जी? सॉल्व नहीं, इसी तरह से चल रहा है। रोज हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं कि जब वो समझौता हो गया तब भी हमें भरोसा नहीं हो रहा। आज ट्रंप साहब का जो बिहेवियर है ऑटोमेट, उससे किसी को भरोसा नहीं है और उनके सबसे विश्वस्त लोगों में से एक है नेतन्याहू। लेकिन आपने जब समझौता किया तो इजराइल को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया। ठीक है, इजराइल जिस चीज को लेकर युद्ध कर रहा है, जंग जहां शुरू की, जंग तो इजराइल ने शुरू की थी ना, अमेरिका ने तो की नहीं थी। तो इजराइल ने जहां शुरू की थी, तो क्या उसके जो टारगेट्स है, क्या जो उसका गोल है, क्या जो वो मकसद उनको पूरा करना चाहता है, उसको उसने पूरा कर लिया, अचीव कर लिया? नहीं। क्या उनकी राय ली गई कि भाई इस पर क्या करना चाहिए? क्या उनकी भूमिका इसमें कोई रही? वो नहीं रही। तो उस वजह से अब भी वो लगातार झगड़ा हो रहा है। लेबनान में जो हुआ है हमला, इजराइल जो कर रहा है, ईरान जो कर रहा है, तो इसको बहुत मुश्किल काम होगा। और सबसे बड़ी बात होती है क्रेडेंशियल्स की। यदि आपकी क्रेडिबिलिटी नहीं है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो सकता है कि कोई बात को मानने के लिए, लेकिन आपके क्रेडेंशियल्स ही नहीं हो कि आज आप कुछ कहते हैं कल कुछ और करते हैं, तो उससे बड़ी मुश्किल हो रही है। रास्ता अभी मुझे दिख रहा है कि कोई युद्ध बहुत बड़े पैमाने पर फिर से नहीं बढ़ेगा, लेकिन ऐसा समझे कि कल हो जाएगा, आज हो जाएगा, वो भी नहीं है जब तक कि। और इजराइल जो है ना, बहुत मतलब मुझे पता नहीं सही शब्द है कि नहीं, सिनिकल कंट्री है।
मतलब सिनिकल का मतलब वो अपने सम्मान के लिए, अपने गौरव के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। और इसमें मैं एक और बात जोड़ दूं, भले ही अभी नेतन्याहू साहब हो, कोई भी वहां पर होगा वो इसी तरह से बिहेव करेगा। अब देखिए, जब से ट्रंप ने ईरान के साथ डील का ऐलान किया है तभी से इजराइल इसका विरोध कर रहा है। डील की पहली शर्त लेबनान पर हमले रोकने की है, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि लेबनान में हमारा मिशन कोई भी नहीं रोक सकता। उनके रक्षा मंत्री बेन गिवर तो डायरेक्ट ट्रंप पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने जवाब दिया। वेंस ने कहा कि इजराइल भूल गया है कि पूरी दुनिया अगर कोई नेतन्याहू से सिंपैथी रखता है तो उसका नाम ट्रंप है। अमेरिकी हथियारों ने इजराइल को ईरान से बचाया है, ये बात उन्हें भूलनी नहीं चाहिए। That Netanyahu is fuming. That's not reflective of the conversations that I've had with him, but maybe he's saying something to somebody else that he's not saying to me. What I will say, and this does bother me, is that you have seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal, and in some ways very personally attacked the President of the United States. And I guess my message to them would be twofold. Number one, Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. And he happens to be the head of state of the world's superpower. If I was in the cabinet of the Israeli government, I might not be attacking the only powerful ally that I have anywhere left in the entire world. And the second message I would give to some of those cabinet members, Bibi, to his credit, has not gone down this path, but to some of these cabinet members in Israel who are attacking the President of the United States, the other thing that I would say is that over the last 3 months, 2/3 of the defensive weapons. देखिए, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे समीर जी, वही है कि इजराइल मान नहीं रहा, आपने उसे ट्रस्ट में नहीं लिया, बातचीत नहीं की, समझौता आपने साइन कर दिया है, पीस डील आपने साइन कर ली है, लेकिन नेतन्याहू जब अपनी बात पर अड़े हुए हैं तो आप उनको ये भी बता रहे हैं कि हमने कितने एहसान किए हैं आप पर, अगर हम नहीं होंगे तो फिर आपका क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है कि ट्रंप ने जिस तरीके से ईरान से समझौता किया, इजराइल अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। इजराइल को लगता है कि भाई अमेरिका ने पूरी तरीके से हमारे हितों को नजरअंदाज कर दिया है और ट्रंप और ईरान ने अपना अपना स्वार्थ देखकर इस सीज़फायर को अंजाम दिया और इजराइल को पूरी तरीके से उसके हित को नजरअंदाज कर दिया गया है। और यह नाराजगी नेतन्याहू ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, इजराइल के तमाम नेताओं ने कहा, और ट्रंप ने यह बात भी कहा कि भाई मैं नेतन्याहू को समझा लूंगा, लेबनान तो उसको हमले रोकने होंगे। और जिस तरीके से जेडी वेंस का बयान आया, ये बता रहा है कि भाई इजराइल में और अमेरिका के अंदर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। अमेरिका के कहने के बाद भी इजराइल लेबनान पे हमले को रोक नहीं रहा, लगातार कर रहा है। और इजराइल ने बता दिया कि भाई आपका ईरान से समझौता हुआ है, वो आपकी शर्तों पे हुआ है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है, हमारे हित हम पहले देखेंगे। अगर हिजबुल्लाह हम पे हमले करेगा और हिजबुल्लाह, हमें लगता है कि हिजबुल्लाह की वहां उपस्थिति है, तो हम और दक्षिण लेबनान पे हमले करते रहेंगे, उसे रोकने नहीं वाले। यह बात तय है कि किसी भी स्थिति में इजराइल दक्षिण लेबनान से अपनी सेनाओं को वापस नहीं करने वाला है, भले ट्रंप कहे या कोई कहे। अब जितने जगह पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, इजराइल उसे अपने कब्जे में लेकर चलेगा, वो किसी स्थिति में नहीं छोड़ेगा। अब यह देखना है कि ईरान का रुख क्या होता है। क्या ईरान अमेरिका से कहता है कि भाई हम समझौता तोड़ देंगे अगर जगह खाली नहीं, इसमें ट्रंप क्या भूमिका निभाते हैं? क्या ट्रंप नेतन्याहू से बात करके उनको के लिए तैयार करते हैं? बहुत मुश्किल होगा। मुझे लग रहा है कि अभी भी जो समझौता हुआ है वो बहुत नाजुक डोर के ऊपर है, कभी भी टूट सकता है। आने वाले मुझे लगता है कि कुछ दिन ये बहुत महत्वपूर्ण होंगे, या तो इजराइल मानेगा या ईरान फिर समझौता तोड़ेगा। अमेरिका की भूमिका क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। सर, एक छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, 10 मैं सेकंड। एक सेकंड में यही बात कर, देखिए ऐसा है कि जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं होती हैं उसमें जो फॉरेन पॉलिसी होता है उसके लोकतांत्रिक इंटरनल डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को भी उस पर प्रभाव करता है। अब देखिए, अमेरिका में भी जो रिपब्लिकन सेनेटर्स हैं वो अमेरिका में अब ट्रंप के बहुत सारी चीजों को प्रश्न कर रहे हैं, और इजराइल में भी हो रहा है। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि अमेरिका में भी लोगों को लग रहा है कि शायद अमेरिकी राष्ट्रपति ने कुछ ब्लंडर्स किए हैं, और इजराइल में भी ऐसा लग रहा है कि ये बेंजामिन नेतन्याहू ने गलतियां की हैं। उन दोनों को समायोजित करने के लिए इजराइल की तरफ से भी वक्तव्य आ रहा है, और जेडी वेंस की इस प्रकार की भूमिका बहुत अप्रत्याशित है, क्योंकि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जिस प्रकार से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये दरअसल अमेरिकी इतिहास में इस प्रकार से नहीं देखा जाता है, क्योंकि उपराष्ट्रपति इस प्रकार से बहुत कुछ है जो अमेरिकी इतिहास में नहीं देखा जाता था, लेकिन अब वो देखने को मिल रहा है, और वो सब कुछ ट्रंप की वजह से है, जो ट्रंप इन दिनों कर रहे हैं। बात करेंगे महाराष्ट्र की राजनीति की। महाराष्ट्र में पॉलिटिकल हलचल के बीच आज गृह मंत्री अमित शाह कोल्हापुर में हैं। अमित शाह ने शिवसेना उद्धव गुट में टूट को लेकर बड़ा बयान दिया। शाह ने कहा कि पहले एकनाथ शिंदे को लेकर शिवसेना शिंदे गुट बोलना पड़ता था, लेकिन अब कोई गुट बचा ही नहीं है।
सिर्फ एक ही शिवसेना है और वो एकनाथ शिंदे की शिवसेना है। अमित शाह ने उद्धव ठाकरे का नाम लेकर अटैक किया और कहा कि उद्धव जी जो कांग्रेस की गोद में बैठे हैं वो और सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीतना चाहते हैं, जीना चाहते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि कान खोलकर सुन लो, ये धर्मशाला नहीं है, इस देश में वही रहेगा जो इस देश में जन्मा है। मेरे मित्र और महाराष्ट्र के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी अब शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। ये कांग्रेस वाले, ये उद्धव जी जो कांग्रेस की गोदी में बैठे हैं, वो ये सभी लोग घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर जीना चाहते हैं। मैं उनको कह देता हूं, कान खोलकर सुन लो, ये देश धर्मशाला नहीं है, यहां वो ही रहेगा जो ये देश में जन्मा है। इस बीच कल शिवसेना के 60वें स्थापना दिवस के मौके पर उद्धव और शिंदे ने शक्ति प्रदर्शन किया। शिवसेना यूबीटी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और शिवसेना चीफ एकनाथ शिंदे के बीच जुबानी जंग भी देखने को मिली। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी, शिंदे और बागियों पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगता है कि वो शिवसेना प्रमुख पद के लिए ठीक नहीं है तो वो पद छोड़ने के लिए तैयार है। साथ ही खुलकर कहा कि बीजेपी के साथ 30 साल रहकर भी हम बीजेपी में विलीन नहीं हुए तो कांग्रेस में विलीन होने की बात कहां से आ गई। तो वहीं एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे को नसीहत दी और पूछा कि बार बार पार्टी क्यों टूट रही है, बार बार बगावत क्यों हो रही है, ऐसे में आत्मचिंतन की जरूरत है। इस बीच शिवसेना यूबीटी ने मीटिंग से गैर हाजिर रहने वाले बागी सांसदों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, अयोग्यता की चेतावनी दी है। लोकसभा में पार्टी के मुख्य सचेतक अनिल देसाई ने बागी सांसदों को नोटिस भेजा है। 24 घंटे में लिखित जवाब मांगा गया है। अगर तय समय में जवाब नहीं दिया गया तो ये मान लिया जाएगा कि बाकी सांसदों ने अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता छोड़ी है। ऐसे में उनके खिलाफ अयोग्यता की कार्रवाई शुरू की जाएगी। कल शिंदे ने उद्धव पर जुबानी वार किया तो जवाब आज संजय राउत ने दिया। क्या कहा सुनिए। इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। आप उनको सीरियसली लेते हो? आप शुभेंदु अधिकारियों को क्या शुभेंदु अधिकारियों को सीरियसली लेते हो? ये सब बेईमान लोग हैं। जिस थाली में खाया है ये लोगों ने उस थाली में छेद करके चले गए हैं। अब जो संजय राउत कह रहे हैं, समीर जी आप नॉन सीरियस रहिए, आप सीरियस समझिए मत समझिए, लेकिन सच तो यह है कि अब ताकत एकनाथ शिंदे की आपसे कहीं ज्यादा है। निश्चित रूप उसमें कोई दो राय नहीं और मुझे लगता है कि संजय राउत को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से बयान देते हो और शिवसेना की जो हालत है उसमें संजय राउत की एक बड़ी भूमिका है। हालांकि उद्धव ठाकरे इस बात को नहीं मानते और मुझे लगता है कि जिस तरीके से अभी बड़ी टूट हुई है उद्धव ठाकरे की पार्टी में, हालांकि वो कल न उद्धव पार्टी के कार्यक्रम में थे ना एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में थे। कहा जा रहा है कि वो मनेसर में अभी आराम कर रहे हैं सांसद और कल या परसों में वो अधिकारिक रूप से एकनाथ शिंदे के साथ जा सकते हैं। देखिए अब अमित शाह जी ने आज जिस तरीके से बयान दिया ये बता रहा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में बड़े फेरबदल होने वाले हैं, अभी बड़ी टूट होने वाली है। हालांकि आज तो सुप्रिया सुले की बेटी की आज शादी है, मुझे लगता है अमित शाह जी भी आज वहाँ बम्बई जाने वाले हैं शादी के अंदर, मुंबई में। किसके साथ? लखानी, बीजेपी के एक लीडर है लखानी, उनके बेटे के साथ शादी हो रही है सुप्रिया सुले की बेटे की। नागपुर के बड़े उद्योगपति है, अमित शाह जी जा रहे हैं, सभी लोग जा रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि अभी 7-8 दिन तो शादी का माहौल रहेगा, फिर दिल्ली में रिसेप्शन है। तो अभी राष्ट्रवादी कांग्रेस में कोई बड़ी टूट नहीं, लेकिन आने वाले दिनों में शरद पवार के सांसद भी टूट सकते हैं। जो चर्चा चल रही है कि उनके सांसद भी टूटेंगे, लेकिन कहता है कि अगर सांसद वो टूटेंगे तो वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे और अब उद्धव ठाकरे के लिए वापसी बहुत मुश्किल हो गई है। जिस तरीके से पहली बार पार्टी टूटी उसके बाद आपने खड़ी करने की कोशिश की और आपके आज 6 सांसद चले जाते हैं 9 में से, यह बता रहा है कि पार्टी में आपका कितना कंट्रोल है। पार्टी के विधायक, सांसद और कॉर्पोरेटर आपसे किस तरीके से नाराज चल रहे हैं। मुझे लग रहा है कल जिस तरीके से षणमुखानंद हॉल में उद्धव ठाकरे ने पार्टी का स्थापना दिवस मनाया है वहां पर
और कार्यकर्ताओं से बात की है कि भाई इस समय हाथ मजबूत करने की जरूरत है। मुझे लग रहा है कि वो आत्मचिंतन करे, आत्ममंथन करे, जो एकनाथ शिंदे ने कहा है कि बार बार आपके सांसद आपका साथ क्यों छोड़कर जा रहे हैं। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि भाई प्रलोभन दिया जा रहा है, पैसा दिया जा रहा है, पोस्ट दिया जा रहा है, लेकिन उसके बाद भी अगर आप विचारधारा के रूप से आप अपने से लोगों को तैयार नहीं कर पा रहे हो कि जो बुरे वक्त में आपके साथ खड़े रह सके, तो ये निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। अगर ये इस तरह से चलता रहा तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में विधायक भी टूटेंगे, कॉर्पोरेटर भी टूटेंगे, और अब और भी पार्टी को टूटने की बारी है। और जो नैरेटिव एक चलता है कि कांग्रेस की गोद में बैठी है उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है, जैसा अमित शाह ने किया कहा, ये कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे जानते हैं कि ये नैरेटिव उन पर भारी पड़ रहा है, इसलिए उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि हमने कभी बीजेपी में हमने विलय नहीं किया तो हम कांग्रेस में विलय कैसे कर लेंगे। उद्धव ठाकरे को ये कहना पड़ रहा है कि अगर नहीं चाहते हैं पार्टी के कार्यकर्ता कि मैं पद पर रहूं प्रमुख के, तो मैं पद छोड़ने के लिए तैयार हूं। लेकिन अब कहने से क्या फायदा, अब उनके हाथ में कुछ ज्यादा बचा नहीं है उद्धव ठाकरे के, और कह रहे हैं, करके तो उद्धव ठाकरे दिखा नहीं रहे हैं, एक नैरेटिव तो उनके खिलाफ जा ही रहा है। विजय जी, जब नदी सरस्वती हो जाए ना तो उसमें विलय करने की भी जगह नहीं बचती है, तो उस की हालत में शिवसेना मुझे लगता है पहुंच गई है। ये जो दूसरी टोट है ना, ये बड़ा झटका है। इसका मतलब कि या तो उद्धव जी की लीडरशिप कॉम्पिटेंस की बात है, या उनमें लोगों का जो शिव सैनिक है उनका भरोसा उस तरह से नहीं रहा। ये कहना बहुत आसान है कि भाई सत्ता के लिए, पैसे के लिए, दबाव की वजह से ईडी सीबीआई सब, लेकिन फिर भी यदि कोई लीडर होता, इतनी पार्टी अभी है ना, गैर बीजेपी पार्टियां बहुत सारी है, कौन सी ऐसे टूट कर चली गई है, कौन सा क्या हो गया है। तो जो लोग लीडरशिप में भरोसा करते हैं, और शिवसेना की पार्टी को तो हम आम आदमी पार्टी की तरह से भी नहीं कह सकते, या टीएमसी की तरह से नहीं कह सकते विचारधारा वाली पार्टी, उस तरह से नहीं है। शिवसेना तो एक विचारधारा वाली पार्टी है, एक बड़ा विचार है, कैडर बेस्ड पार्टी है। उसके बाद भी ऐसे टूट जाना, और ऐसे लग रहा है कि जैसे उनकी मुट्ठी से रेत फिसलती है ना, तो कुछ बचता नहीं है। मुट्ठी भले ही आपको बंद दिख रही हो, लेकिन उसमें बचा कुछ नहीं है। उस स्थिति में आ गए, या तो उसको पूरी तरह से वो रीथिंक करें, दोबारा से कुछ काम कर सकते हैं तो उस पर काम करना चाहिए। लेकिन ये कहना कि अब शिंदे साहब ने तोड़ लिया या अमित शाह जी ने तोड़ लिया, वो एक्सक्यूज बहुत नहीं चल सकता मेरे हिसाब से। नहीं, पर इसमें मुझे एक जो सबसे गंभीर बात लगती है, उसको पता नहीं शिवसेना के लोग समझ रहे हैं कि नहीं, या कोई भी जो राजनीतिक दल है, आप क्या सचमुच राजनीतिक तौर पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? आप जब कहते हैं कि नरेंद्र मोदी अमित शाह का युग है, इस वक्त तो सब तोड़फोड़ हो रही है, सब कुछ, तो तोड़फोड़ तो हर वक्त होती रही, जो ताकतवर होता करता है तोड़ता ही है। आप उस टूट के जो लड़ाई उसकी आशंका है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं के मन से। आप उस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार नहीं। आपको लगता है अच्छा चलो ठीक है, कल कोई गठजोड़ बनेगा, हम उसके साथ सत्ता में चले जाएं। आपकी लड़ाई बस इतनी है, आपकी लड़ाई है कि कोई ऐसा गठजोड़ बन जाए कि कांग्रेस हो, शरद पवार हो, हम सत्ता में आ जाए। अगर आपकी लड़ाई इतनी है तो आपका कार्यकर्ता देख रहा है कि अगर आप सत्ता के लिए ऐसे परेशान हैं तो वो भी सत्ता के लिए जा रहा है। इस सामान्य जो मनोविज्ञान है, इसको अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब कि आपको राजनीति नहीं आती है, और उद्धव ठाकरे फिलहाल उसी से ग्रस्त दिख रहे हैं। नहीं, पर मैं प्राची आपको इस पे एक और बात बताना चाह रहा था कि होता यह है कि कई दफे राजनीति में, और सामान्य रूप से माना जाता है कि राजनीति में कई दफे कुछ ऐसे मुद्दे हो जाते हैं जो अपने एकदम उत्कर्ष पर होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। और आज का जो युग है, जो अभी वर्तमान की राजनीति चल रही है, इस राजनीति में हो सकता है कि कुछ अपवाद हो मेरे कहने के, और उन अपवादों को हम एग्जाम्पल नहीं ले सकते, लेकिन मुझे ये बिल्कुल स्पष्टता लग रहा है जो रीजनल पार्टीज का जो फैमिली बेस्ड प्राइवेट लिमिटेड सिस्टम उन्होंने कर लिया था, उसके खिलाफ एक आप पूरे देश में ये देखेंगे कि पूरे देश में आपको लगेगा कि एक थोड़ी सी लोगों ने कहीं ना कहीं मन बना लिया है। और इसलिए जो फैमिली बेस्ड पार्टीज हैं, जो उसकी जो सीमितताएं हैं वो स्पष्ट होकर सामने आ रही हैं। अब अगर उद्धव ठाकरे कह रहे हैं कि हम इस्तीफा दे देते हैं और छोड़ देते हैं, तो ये उनके आत्मविश्वास को ही दर्शाता है कि वो कितने लो पे है। और वो लो इसलिए है कि इन्होंने कभी भी जो रैंकर्स थे, अगर उसको वो सत्ता में लाते, या उसको उन्होंने पार्टी के उच्च पदों पर रखा होता, या उसको तरजीह देते, तो ये आज का दिन इनको देखना नहीं पड़ता। और ये सिर्फ उद्धव ठाकरे के लिए लागू नहीं होता, ये अन्य सभी उन क्षेत्रीय परिवारवादी प्राइवेट लिमिटेड पार्टीज पर लागू होता है। क्योंकि जैसे जैसे भारत में, अगर आप समझिए कि भारत में युवा एस्पिरेशनल होता जाएगा, एस्पिरेशनल राजनीति को अगर बल मिलेगा, तो कहीं ना कहीं उसका रिफ्लेक्शन राजनीतिक दलों पर, उनके कार्य करने की शैली पे भी वो बाकी पार्टियों में भी दिख रहा है। महाराष्ट्र की ही सिर्फ बात करें तो देखिए, शिवसेना यूबीटी गुट टूट रहा है, ये तो दिख रहा है। अब खबरें ऐसी हैं कि एनसीपी शरद पवार गुट भी टूट सकता है।
सूत्रों की माने तो शरद पवार की पार्टी के 8 में से 5 सांसद पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। अजीत पवार की एनसीपी के नेता और पूर्व मंत्री धर्मराव बाबा आत्राम ने दावा किया है कि शरद पवार की पार्टी के 5 से 6 सांसद अलग हो सकते हैं। इनमें से 5 सांसद उनके संपर्क में हैं। हालांकि शरद पवार की पार्टी के नेताओं ने इस तरह के दावों को बेबुनियाद बताया। अनिल देशमुख ने कहा कि ऑपरेशन टाइगर कामयाब होने का यह मतलब नहीं है कि हर ऑपरेशन सफल होगा। कि बाबा आत्राम जी एक पार्टी में हैं, उनकी बेटी हमारे पार्टी में है, उनके बेटी ने हमारे पार्टी से मतलब शरद पवार पार्टी से तुतारी चिन्ह के ऊपर अपने पिता मतलब बाबा आत्राम के खिलाफ में ही चुनाव लड़ा। जो बाबा आत्राम की बेटी अपने पिताजी का नहीं सुन सकती, अपने बाबा आत्राम अपने बेटी को नहीं संभाल सकते, वो बाकी दूसरे पार्टी के बारे में उटपटांग जो बातें करते हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। बाबा आत्राम को सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। हमारे सांसद जो है जितने वो सब पवार साहब के साथ में, ये एक आधा ऑपरेशन सक्सेसफुल हुआ उसका मतलब सभी ऑपरेशन सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं होता। राजनीति में ऐसा नहीं होता। ठीक है, कुछ मजबूरियों के कारण, कुछ लेन देन के कारण या कुछ डर के कारण एजेंसीज का इन्होंने शायद शिवसेना के खासदारों ने ऐसा निर्णय लिया होगा। वो तो संजय राउत साहब ने खास खुलेआम बोला है ना, क्या हुआ क्या नहीं। तो अब ये ठीक वैसा ही है समीर जी, जैसा हमने देखा जब संजय राउत बयान दे रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे थे, या उद्धव ठाकरे की पार्टी कह रही थी कि हम सब इंटैक्ट हैं, हम सब साथ हैं, और जब पार्टी टूटी तो किन किन लफ्जों से नवाजा है बाकी सांसदों को, वो भी हमने देखा। वही हम अभी एनसीपी शरद पवार गुट में भी देख रहे हैं। वाकई में सच्चाई क्या है? क्या ये पार्टी भी टूट सकती है? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि शरद पवार की पार्टी जरूर टूटेगी, लेकिन इसमें भी कोई सच्चाई नहीं है कि वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जो अजीत पवार की जो पार्टी है उसके अंदर जो बाबा साहेब आत्राम ने जो कहा कि उसमें विलय होगा। अजीत पवार अगर होते हैं तो इस बात की संभावना रहती है कि दोनों पार्टियों का आपस में मर्जर हो जाता, लेकिन अब अजीत पवार ने जो सुनीता पवार पार्टी को देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो सुनीता पवार की पार्टी के साथ सांसद मर्ज होंगे। मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकी बातचीत चल रही है और आने वाले दिनों में एक बड़ा धड़ा शरद पवार का भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ने वाला है। ऐसा ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस से कुछ सांसद नाराज है, वो भारतीय जनता पार्टी आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि वो टूट होगी नहीं तो क्या वो इस्तीफा देंगे और वहां से चुनाव होंगे और भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर लड़कर वो आएंगे, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल मुझे लगता है कि 7-8 दिन तो कोई बड़ा डेवलपमेंट नहीं होगा, लेकिन आने वाले दिनों में महाराष्ट्र में एक और टूट होगी और वो शरद पवार की पार्टी में टूट होगी और वो अजीत पवार की पार्टी में न जाकर। अभी शादी की वजह से सब शांत है। अभी शादी की वजह से, अभी शादी का माहौल है। आज बेटी की शादी अभी 7 दिन है और ये तो कहा भी जा रहा है कि जब सुप्रिया सुले देवेंद्र फडणवीस को शादी का कार्ड देने गई थी अभी, तो उसने कहा था कि भाई अभी शादी का माहौल है तो अभी कोई राजनीतिक टूट-फूट और राजनीतिक गतिविधि मत करना, खुशी का माहौल है, अभी माहौल अच्छा बना रहे। तो मुझे लग रहा है कि अभी सब शादी का माहौल है, सब आएंगे। आज अमित शाह भी शादी में जाने वाले, देवेंद्र फडणवीस वहाँ शादी में रहेंगे, पूरा कैबिनेट रहेगा और उसके बाद मुझे लगता है फिर जब राजनीति शुरू होगी तो अगले महीने उसका असर दिखेगा। अब देखिए, एक बात अब बिहार की भी कर लेते हैं। बिहार में सिक्योरिटी को लेकर बवाल मचा हुआ है। लालू परिवार इस वक्त सिक्योरिटी को लेकर चर्चा में है। सुरक्षा में कटौती के बाद फैमिली ने सिक्योरिटी लौटा दी है। जेजेडी अध्यक्ष तेज प्रताप, जो कि लालू यादव के बेटे हैं, उन्होंने सचिवालय थाने में छात्र राजद के पूर्व अध्यक्ष आकाश यादव समेत अन्य 7 लोगों के खिलाफ उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि हो सकता है कि विपक्षियों के साथ मिलकर आकाश यादव मेरी हत्या करवाना चाहता है। 4 लोग मेरे आवास पर जबरन घुसे थे। जब तक हमने उन लोगों को पकड़ने का प्रयास किया वो निकल गए। मैं सुरक्षा की मांग करता हूं और हमने सुरक्षा को लेकर भी कोर्ट में आवेदन दिया है। मुख्यमंत्री से मिलना होगा तो हम मिलेंगे। बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव फिर से इस बार चर्चा में हैं। विषय जो है वो FIR का है। वो ये कह रहे हैं कि हमारी जान पर खतरा है और अपनी सिक्योरिटी की मांग वो कर रहे हैं। आकाश यादव समेत 8 लोगों के खिलाफ उन्होंने ये हत्या का मामला दर्ज करवाया है। विपक्षियों से मिल करके षड्यंत्र साजिश रच करके हम मरवाना चाहते हैं। अभी 4 लोग हमारा घर में जबरदस्ती घुस गया। हमारा सुरक्षा नहीं है, हमने सुरक्षा को सरकार को उनके हवाले कर दिया और ऐसे में भी हमारे घर में जबरदस्ती घुस के 4 लोग मेरा हत्या करने आए थे। PC के बाद जब तक हम लोगों ने पकड़ा उसको, वो निकल गया था। हमला करवा दे, बम फेंकवा दे, कुछ भी करवा दे,
तो डर किसको नहीं? जब आम आदमी को डर है तो हमको भी डर है। सुरक्षा का हम मांग करते हैं और हमने सुरक्षा के लिए भी आवेदन दिया है कोर्ट में, वो प्रोसेस है, वो चल रहा है। अब तेज प्रताप यादव फिर से सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। उनका परिवार सिक्योरिटी लौटा चुका है। आरजेडी के जो कार्यकर्ता हैं वो सिक्योरिटी में लगे हुए हैं लाठी डंडों को लेकर। अब तेज प्रताप यादव जो कह रहे हैं ये महज सिक्योरिटी की कवायद है, ये क्या चल रहा है तेज प्रताप या बिहार की सियासत में? हर्षवर्धन जी देखिए, मतलब कई बार लगता है कि सचमुच नेता लोग कैसी मोटी चमड़ी के होते हैं। और तेज प्रताप यादव अब सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। एक समय ये कहते थे कि सुरक्षा की जरूरत नहीं है, एक समय ये खुद तेजस्वी के ऊपर भी टिप्पणी करते थे कि भाई जो नेता है वो तो कहीं भी कैसे भी जा सकता है, वो अपनी क्षेत्र में नहीं जाते हैं। और अभी वो जिनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनसे तो इनके बड़े नजदीकी संबंध हुआ करते थे। राष्ट्रीय जनता दल से तेज प्रताप के निकलने की सबसे बड़ी वजह वही थी, क्योंकि तेजस्वी जिस आकाश यादव के ऊपर एफआईआर करा रहे हैं उसको पसंद नहीं करते थे। और कई बार लगता है कि राजनीति में कैसे जनता स्वीकार कर लेती है जिसके ऊपर इतने तरह के गंभीर आरोप हों, जिसके निजी जीवन के ऐसे ऐसी चीजें सामने हों जो बहुत अच्छी छवि न हो, उसके बावजूद उसको स्वीकार कर लेते हैं। और बड़ी ऊट पटांग बात है कि हमारे घर कुछ लोग घुस आए, मारने के लिए चले आए और अब सुरक्षा दे दो। ये मुझे मतलब विशुद्ध नौटंकी के अलावा और कुछ नहीं लगता है। एक कहावत है प्राची कि पूत सपूत तो फिर धन किस लिए, और पूत कपूत तो धन किस लिए। मुझे लगता है कि इनको सुरक्षा की आवश्यकता कहीं और से हो ना हो, लेकिन अपने पारिवारिक जो समस्याएं हैं, असुरक्षित ये उससे हैं। और ये थाने में जाकर आज जिस प्रकार से अपनी वो एप्लीकेशन दे रहे हैं, ये भी दिखाता है कि समय जो है वो इतना बलवान होता है कि किसी को किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए। एक समय होता था जब लालू यादव और लालू यादव का जो परिवार था वो पूरे बिहार के सुरक्षा व्यवस्था के बारे में ये कहता, दम्भ पड़ता था कि बिहार सुरक्षित है। आज ये खुद अपने आप को इस स्थिति में पा रहे हैं। और वो इसलिए है, जैसा मैंने अभी पहले भी कहा, कि जब जब परिवारवाद की इस प्रकार से लेप लगेगी राजनीति में, तो उन परिवारों का भी विखंडन होगा और परिवारवादी जो राजनीति है उसका भी हाशिया यही होगा, उसका भी हाल यही होगा। मुझे लगता है कि ये एक प्रोपेगेंडा या एक ऑप्टिक्स हो सकता है अपने आप को ध्यान में लाने के लिए, अपने आप को पब्लिक इसमें बनाए रखने के लिए। पर मुझे नहीं लगता है कि बिहार में विधि व्यवस्था इतनी खराब है कि किसी को असुरक्षा की उस प्रकार से आवश्यकता हो। लेकिन सिक्योरिटी को लेकर जिस तरीके से बवाल मचा विजय जी, चाहे लालू परिवार हो, तेजस्वी यादव हो, राबड़ी देवी हो, फिर आरजेडी के कार्यकर्ताओं का उनके आवास के बाहर आ जाना, बार बार ये कहना कि जानबूझकर हमारे साथ ये सब कुछ किया जा रहा है, ये विपक्षी नेताओं को परेशान करने के लिए, और अब उनके बड़े बेटे का इस तरीके से सामने आना और सिक्योरिटी की मांग करना, ये इतना बड़ा मसला बन क्यों गया? देखिए, एक तो बात प्रोफेसर साहब ने कही वो भी बात है, लेकिन दूसरा मसला क्या है, ईगो इशू है। ये सिक्योरिटी जो है ना हमारे यहाँ पर एक पावर का वो है, सिंबल है कि कितनी बड़ी सिक्योरिटी है उतने बड़े नेता। मैं ये नहीं कह रहा कि उनको सिक्योरिटी को खतरा है। यदि सिक्योरिटी को खतरा होगा तो राज्य सरकार का मसला होता है, होम मिनिस्ट्री या होम डिपार्टमेंट जो है वो देखेगा कि किस तरह से कर रहा है और उसको रिवाइज करना होता है तो वो भी किया जा सकता है। लेकिन केवल वो होता तो आपने देखा होगा कि राबड़ी जी का जो घर को बदलने का जो इशू हुआ उसमें तो कोई सिक्योरिटी वाला मसला नहीं था। उसके बाद भी वो लगातार उस पर अड़े रहे। फिर वहाँ पर जाने की बात हुई, फिर कहा कि कमरा अलग से बनाया जाए, 8 कमरों के एक कोठी में एक कमरा और बनाया जाए। तो ये सारी चीज़ें अब इतने लंबे समय तक पावर में रहे हैं तो वो ऐसा लगता है कि पावर फिसल रही है। अब पावर में आप जनता ने नहीं दिया तो आप मुख्यमंत्री तो नहीं बन सकते, लेकिन जो उसके सिंबल्स हैं, जो मैसेजेस है, उसमें एक है बड़ा घर, वो अन्य मार्ग पर घर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लाव लश्कर वाला वो हो, फिर सिक्योरिटी हो, वो सारे मसले हैं। लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ यदि सरकार को इस पर देखना चाहिए कि यदि लालू यादव परिवार को या तेज कुमार जी को भी, जिसको भी सुरक्षा की ज़रूरत है, उस सुरक्षा पर भी ध्यान दिया जाए। लेकिन अब इतनी बात हो जाती है कि जो वो भेड़िया आया जैसा भी कई बार हो जाता है। जब भेड़िया आने वाला होता है तब भी किसी को भरोसा नहीं रहता। चलिए, आज के लिए कहानी कुर्सी की में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया हर्षवर्धन जी आपका, विजय जी आपका, चंद्रचूड़ जी आपका और समीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा